हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड, जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज स्टार्ट की थी उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ आपके एस्टेट 2022 के लिए। आज का जो ये वीडियो होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के इस वीडियो में मैंने लगभग 10 टॉपिक कवर कराए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं। अगर आप ये टॉपिक करके चले जाते हैं, यकीन मानिए फ्रेंड्स, 10 से 12 नंबर आज की इस वीडियो से ही आपके बन जाएंगे। इसी तरह से मैंने एक वीडियो और डाली थी जिसमें मैंने 6 टॉपिक कराए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक से एक नंबर तो है ही है और एक से दो नंबर भी आपके एक टॉपिक से बन सकते हैं। इसलिए ये वीडियो जरूर वॉच करें, कंप्लीट वॉच करें। आपके यहाँ 10 टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगी। ये 10 टॉपिक करने हैं। इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें 6 टॉपिक हैं, वो टॉपिक आपको करने हैं। और बता दूं, मैंने 4 वीडियो सेपरेट डाली थी, जीन पियाजे की, नैतिक कौलबर्ग की, बाल विकास की, और एक डाली थी आपकी सिगमंड फ्राइड की। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मनोविज्ञान की। ये 5 वीडियो मैंने सेपरेट डाली थी। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है। कंप्लीट कंसेप्ट कराया हुआ है और ट्रिक के साथ चीज़ें समझाई हुई हैं। ठीक है। मैंने एस्टर 2022 से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट पे जाके आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लगभग आपके जो हैं ये 18 से 20 टॉपिक रहेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इनसे बाहर चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 2-3 और हो जाती हैं, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, पावलव का सिद्धांत हो गया। ठीक है। इसी तरह से 4-5 सिद्धांत और रहेंगे। लगभग आपके 20 से 22 टॉपिक हैं। अगर आपने अभी तक बुक भी नहीं उठाई है, मैं कह रही हूँ अगर आपने अभी तक बुक भी नहीं उठाई है, तो ये प्लेलिस्ट देख के चले जाना। एग्जाम से पहले 2 से 3 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो अपनी सीडीपी साइकोलॉजी। 25+ स्कोर आप इजीली कर लोगे। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी, आपके एकदम से माइंड में फिट बैठ जाएगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप ऐसा करते हो तो अंदर से मोटिवेट होते हैं और हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लगी है। अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जय माँ सरस्वती। देखिए, जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो मैंने ये टॉपिक जो है आपका कराया है, ठीक है, पर बाल विकास की अवस्थाएं नहीं कराई थी। मैंने बाल विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास, ठीक है, ये सेपरेट वीडियो मैंने एक डाली हुई थी। बट यहाँ पे आपका बाल विकास की अवस्थाएं रह गई थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एस्टेट के एग्जाम में एक अवस्था जरूर आएगी। ठीक है, तीनों ही लेवल पे एक एक अवस्था पूछी जाती है, तो ज़रूर करें। यहाँ पे मैं इसी की शुरुआत कर रहे हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। इसी तरह से नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आते रहेंगे। तो क्या कहा है, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, आपकी जो अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। जो फर्स्ट अवस्था रहती है वो है प्रसव पूर्व की अवस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व की अवस्था मतलब जन्म से पहले की अवस्था। जब 9 महीने बच्चा पेट में रहता है अपनी माँ के, तो ये वो अवस्था है। ठीक है, 9 महीने या 280 दिन, इसका आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है। 9 महीने या 280 दिन का ये क्या होता है, टाइम होता है। यह अवस्था माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, माता की अवस्था, जो गर्भ में बच्चा होता है तब से ही ये अवस्था शुरू हो जाती है। इसका टाइम पीरियड आपको जरूर ध्यान रखना है, 9 महीने या 280 दिन। ठीक है, 9 महीने बोल दो या फिर 280 दिन इसका टाइम होता है। नेक्स्ट जो अवस्था रहेगी मोस्ट इंपोर्टेंट अवस्था है। इस अवस्था से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है और पीआरटी के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। शेष अवस्था, इन्फेंसी स्टेज, क्या होती है, जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक है, जब जन्म हो जाता है, जन्म से पहले की जो 9 महीने तक की अवस्था होती है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो वो तो होती है कौन सी स्टेज, प्रसव पूर्व की अवस्था। ठीक है, जब जन्म हो जाता है और जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, वो होती है आपकी शेष अवस्था। ध्यान रखना है आपको, वो होती है आपकी शेष अवस्था। इस अवस्था में क्या गया, ये पॉइंट जो यहाँ पे लिखे गए हैं एग्जाम ओरिएंटेड है एकदम से। इनसे बाहर आपका अगर शेष अवस्था से क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर एक भी पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। पेन कॉपी ले लें, नोट करते रहें साथ साथ में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाई, मैं कोशिश करूँगी कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको करवा पाऊँ। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप नोट कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको आती हैं उनका आप रिवीजन कर सकते हो, तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि देखो, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वीडियो देखने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्या है, जो चीज़ें आपने देखी हैं, जो वीडियो से जो चीज़ें कवर की हैं, उनको आप नोट कर लो और फिर एग्ज़ाम से पहले उनका रिवीजन करके आप चले जाओ।
तो ऐसे ही करते हैं सब बच्चे जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। फर्स्ट जो इसमें शेष अवस्था का जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो है, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। देखिए भाई, छोटा बच्चा है, ठीक है, 5 साल तक का जो बच्चा रहेगा माता पिता पे ही निर्भर रहेगा। उसका व्यवहार, मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ जैसे कि बच्चा का जो भी होता है हाव भाव, ठीक है, हंसना, रोना, ये सब क्या होती है, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। बच्चे को भूख लगती है तो वो रोएगा, मूल प्रवृत्तियों के द्वारा वो क्या समझाएगा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, भूख लगेगी तो रो के बताएगा, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। नींद आएगी तो रोने लगेगा, ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो क्या होता है, शिशु माता पिता पर निर्भर रहता है और मूल प्रवृत्तियों पर, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो आई होप कि आपको मूल प्रवृत्तियाँ समझ में आई होंगी। मूल प्रवृत्तियों के जो जनक हैं विलियम मैकडूगल हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, जिसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, इसमें क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है वो अनुकरण क्या होता है, अनुकरण करना, नकल करना। बच्चा, छोटा बच्चा है, नकल करके सीखता है अपने घर में, अपने परिवार से, अपने बहन भाइयों से, अपने माता पिताओं से। क्या है, जो जैसे उसके माता पिता करते हैं, जैसे उसके बहन भाई करते हैं, अगर उसके बहन भाई जिद्दी हैं तो बच्चा भी उनको देख के जिद करना सीखेगा, ठीक है। किसी के घर में इज्जत से एक दूसरे से बात करते हैं तो बच्चा भी उसी तरह से बात करेगा, मतलब कि वो नकल करेगा। तो इस अवस्था में बच्चा उसको कोई अपने तरीके से वो नहीं सोचता समझता, और सिर्फ वो नकल के द्वारा चीज़ों को ग्रहण करता है, नकल करता है और चीज़ों को सीखता है। तो इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, ठीक है, अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, मतलब बच्चे को क्या है, अतार्किक चिंतन, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। जो शेष अवस्था होती है इसको क्या कहा जाता है, अतार्किक चिंतन इसको कहा जाता है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। देखो, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। खिलौनों की आयु होता है, एक होता है आपका खेल की आयु। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एस्टेट के एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं घुमा के पूछी जाती हैं, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। खिलौने की आयु पूछा जाए, खिलौने की आयु, खिलौना क्या होगा, गुड़िया हो गई, गुड्डा हो गया, ठीक है, कोई भी छोटा सा खिलौना जिससे बच्चा खेलता है, छोटा बच्चा 5 साल तक का बच्चा, तो वो तो है खिलौने की आयु, ठीक है, उसको कहेंगे खिलौने की आयु। लेकिन अगर खेल की आयु आ जाए, खेल की आयु होती है बाल अवस्था में, ठीक है, जब बच्चा खुद का खेल क्रिएट करता है, खेलता है, बच्चों के साथ अपना खेल बना के खेलता है, तो वो खेल की आयु रहेगी। लेकिन छोटा बच्चा क्या है, खिलौनों के साथ खेलता है, तो वो रहेगी खिलौनों की आयु, और वो रहेगी आपकी शेष अवस्था में। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम ओरिएंटेड। उसके बाद है अवस्था में, इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत पाई जाती है। देखो, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, जिज्ञासा होती है बच्चे में, क्यूरियोसिटी आपको देखने को जरूर मिलेगी इस अवस्था में। क्यूरियोसिटी होती है बच्चे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ों को उसको जानने की इच्छा होती है। देखो, घर में कोई नई चीज़ आई है तो बच्चे को लगेगा सबसे पहले मैं देखूं, वो चीज़ लेने की कोशिश करेगा, रोएगा उसके लिए। तो यही होती है क्यूरियोसिटी। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है छोटे बच्चे में, ठीक है, शेष अवस्था में ये जो जिज्ञासा है बच्चों में पाई जाती है। उसके बाद होता है, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, सेल्फ लव, ठीक है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। तो इस अवस्था में बच्चा क्या है, अपने आप से प्रेम करता है, उसे जो चीज़ें पसंद है तो वो समझता है कि सामने वाले को भी वही चीज़ें पसंद है। अगर किसी बच्चे को कोई खाने पीने की कोई चीज़ पसंद है, चॉकलेट कोई उसको पसंद है, तो वो समझेगा ये चॉकलेट दुनिया में सबसे बेस्ट है, मैं यही लूँगा और सामने वाले को भी यही लेनी चाहिए, घर में यही चीज़ आनी चाहिए। तो वो अपने आप से, अपनी चीज़ों से, अपना जो वो काम कर रहा है वो समझेगा यही चीज़ बेस्ट है। तो इसको कहते हैं आत्म प्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए आपके शेष अवस्था, आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम से एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर शेष अवस्था से क्वेश्चन आएगा तो इनसे पूछा जाएगा, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था क्या रहेगी, देखो भाई, स्टार लगा लेना, ठीक है, ये जो अवस्थाएं हैं 4 अवस्थाएं, स्टार लगा लेना। एक क्वेश्चन इन अवस्थाओं से आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, आपका कोई भी लेवल हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बाल अवस्था का जो आपका टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे स्टेज लिख दिया है, ये है चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है, यहाँ पे लिखना था ये चाइल्डहुड स्टेज। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो है 6 से 12 वर्ष। देखो, 1 से 0 से लेके
ठीक है, 9 महीने तक तो हो गया आपका प्रेषपूर्व की अवस्था। उसके बाद जन्म हो जाता है 1 से 5 वर्ष, ठीक है, जन्म के बाद से, और 5 वर्ष तक कौन सी अवस्था रही, शेष अवस्था। 5 वर्ष तक हो गई, और 6 से 12 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखना 6 से 12 वर्ष तक जो अवस्था रहेगी वो रहेगी आपकी बाल्य अवस्था। ठीक है, और देखो जैसे कि मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो आपके मनोवैज्ञानिक हो गए, जैसे कि जीन प्याजे हो गया, उन्होंने अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से जो इनकी स्टेजेस है ना, ये अपने हिसाब से डिवाइड की हुई हैं, एजेस अपने हिसाब से बताई हुई हैं। बट क्वेश्चन में आपको अगर पूछा है किसी मनोवैज्ञानिक के हिसाब से, ठीक है, किसी की जो स्टेज हो गई, तो आपको उनके हिसाब से करना है। बाकी जो ये है जो आपकी जो रियल है, ठीक है, बाल विकास में उन्हीं की स्टेजेस आपको ध्यान रखें, उन्हीं का टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बाल विकास में जो रहेगी वो 6 से 12 वर्ष की रहेगी। देखो ये जो पॉइंट लिखे हैं एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड है, इनसे बाहर एक भी पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारे ही पॉइंट हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, बाल्य अवस्था को। गंदी अवस्था क्यों कहा गया है, छोटा बच्चा है, खेलता, उसे नहीं पता है, चाहे उसके हाथ गंदे हो, मुंह गंदे हो, कपड़ा गंदा हो, खाएगा पिएगा कुछ, ठीक है, बिल्कुल गंदा बन के रहेगा, तो इसको गंदी अवस्था कहा जाता है। उसे नहीं मतलब साफ सफाई से उसे कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद जो पॉइंट रहेगा, इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। ठीक है, तो 5 वर्ष तक तो बच्चा घर ही रहता है मोस्टली, अब तो 3 से स्टार्ट कर देते हैं माता पिता, लेकिन पहले क्या था, 5 वर्ष तक बच्चा घर रहता था और छठे वर्ष में क्या है वो स्कूल आरंभ कर देता था। तो इसको इसलिए कहा गया है, ठीक है, 6 से 12 वर्ष की आयु है, तो आरंभिक स्कूल एज इसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को। इसकी सॉरी यहाँ पे इसे लिखना था, इसी लिख गया, ठीक है, इसे है ये, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, शेष अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता था, लेकिन जो आपकी बाल अवस्था होती है इसको तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे को कोई चीज़ें उसके सामने हैं, ठीक है, तार्किक चिंतन का मतलब है अगर बच्चे के सामने कोई चीज़ें हैं तो उनको वो देख पाएगा, छू पाएगा, उस पर काम भी कर पाएगा और समझ भी पाएगा। लेकिन अगर उसके सामने से चीज़ें हटा ली जाए तो वो उन पर काम नहीं कर, मतलब कि उसे अमूर्त चिंतन नहीं होगा। जब तक चीज़ें उसके सामने हैं तो उन पर काम कर पाएगा, वो जो होगा उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होगी, मतलब अमूर्त चिंतन नहीं होगा। जब तक बच्चे के सामने कोई चीज़ है तो उस पर काम कर पाएगा, वो अपने हिसाब से अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। तो ये होता है तार्किक चिंतन, ठीक है। और उसमें जो शेष अवस्था थी उसमें अतार्किक चिंतन था, ठीक है। उसमें बच्चा जब तक उसके सामने चीज़ें हैं तो वो ठीक है, वो उसे दिख रही है, ठीक है। जैसे कि उसे मोबाइल दे रखा है, मोबाइल उसको जब तक उसके सामने है तो उसको वो उसे मांगेगा, उसके लिए रोएगा। अगर उसे कह दिया जाए चिड़िया ले गई, ठीक है, खो गई, तो वो थोड़ी देर बाद ही भूल जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि कोई मोबाइल भी था, कोई चीज़ भी थी। अगर उसे याद दिख गया तो वो फिर से रोएगा। तो अतार्किक चिंतन उसमें होता है। लेकिन बाल्य अवस्था में ये होता है, चीज़ें उसके सामने, उन पे वो काम करेगा, ठीक है। वो जो है उसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी, जैसे कि वो दिमाग में चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाता है बाल्य अवस्था में। तो इसमें तार्किक चिंतन होता है आपकी बाल्य अवस्था में, ठीक है। इससे बाद जो किशोर अवस्था आएगी उसमें जो रहेगा अमूर्त चिंतन रहेगा, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बच्चों में आ जाएगी। तो सामने वाली चीज़ में भी काम करेगा और जो उसके सामने नहीं है, जैसे मैथ के क्वेश्चन हो गए तो वो माइंड में ही सॉल्व कर लेगा। लेकिन यहाँ बाल्य अवस्था में जैसे मैथ के क्वेश्चन है तो बच्चे को मैथ का क्वेश्चन देगा और उसका साथ उसको फॉर्मूला देगा, ठीक है, रूल उसे पता है तो वो कर देगा उसको, लेकिन वो माइंड में सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये अवस्था जो रहेगी, ये जो चीज़ रहेगी अमूर्त चिंतन की, ये आपकी किशोर अवस्था में आएगी, ना कि बाल अवस्था में, ठीक है। सिर्फ बाल अवस्था में तार्किक चिंतन रहेगा, सामने क्वेश्चन है तो रूल के हिसाब से उसको सॉल्व कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद था नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मैंने आपको ऊपर बताया था, खिलौने की अवस्था किसको कहा गया, आपकी शेष अवस्था को कहा गया। लेकिन आपका जो खेलों की अवस्था है वो बाल्य अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा खेलता है अपना खेल बना के, ठीक है, ना कि खिलौनों से ज़्यादा खेलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे टोली समूह गैंग की अवस्था कहा। जो छोटा बच्चा है अकेला तो खेलेगा नहीं, गैंग बनाएगा, अपनी टोली बनाएगा, ठीक है, अपने समूह में वो खेलता है, तो इसलिए इसको टोली समूह गैंग की अवस्था कहा गया है। उसके बाद जो पॉइंट रहेगा वो है जीवन का अनोखा काल, ठीक है, जीवन का अनोखा काल इसको कहा गया है। बहुत ही अच्छा काल होता है भाई। देख आप भी अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं तो सोचते हैं कि फिर से हम छोटे हो जाएं, उसी बचपन में हम चले जाएं, क्योंकि वो जो
समय होता है, बाल अवस्था का जो समय होता है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, सबसे अनोखा काल, इसलिए उसको कहा गया है। ठीक है, उसमें बच्चे को ना तो ये चीज़ें होती हैं जैसे कि आपको क्या है, नौकरी की चिंता है, एग्ज़ाम की टेंशन है, ठीक है, कि आपको अपना करियर की टेंशन है। तो बच्चे को उस टाइम पे, उस अवस्था में, बाल अवस्था में इन सारी चीज़ों की से कोई मतलब नहीं था, उसे नहीं पता था कि ठीक है कि पढ़ना है, करियर के इसलिए सोचे, उसे कुछ नहीं पता था, बस अपना खेलना, ठीक है, अपना स्कूल जाना, आके खेलना, घूमना फिरना, मज़े करना, ये सारी चीज़ें थी। तो इसीलिए उसको अनोखा काल कहा गया था। उसमें टेंशन नहीं थी और वो टेंशन लेता भी नहीं था, उसे पता ही नहीं क्या चीज़ें होती हैं, टेंशन ही क्या होती है उसे ये भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो यही होता है जीवन का अनोखा काल, इसलिए इसको कहा गया है। इस अवस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। भाई संग्रहण किसी भी चीज़ को, देखो छोटे बच्चे थे, हम भी करते थे, कोई भी चीज़ है जैसे कंचे हो गए, कितने सारे कंचे इकट्ठे कर लेते थे, ठीक है, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, कोई कार्ड हो गया, किसी एक्टर का कोई कार्ड हो गया, ठीक है, और देखो जो विद्या रखते थे, पंख रखते थे, है ना, तोते का, मैने का, उसका पंख इकट्ठे करते थे, बहुत सारे हर एक बुक में रखते कि इनसे विद्या आएगी हमको। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, उनको हम संग्रहण करते थे। तो वो जो चीज़ें थी हम बाल अवस्था में करते थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ये चीज़ें संग्रहण करने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में थी, बाल अवस्था में थी। तो आपको ध्यान रखना और आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए। उसके बाद रहेगी, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो है इसे सैफुर्ती की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट एज इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की दाढ़ी मूछ तो होती ही नहीं, स्मार्ट लगता है, क्यूट लगता है, ठीक है, बहुत ही सुंदर दिखता है। नेक्स्ट जो रहेगा किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष तक एडोलसेंस इसको कहा गया है। इसमें क्या है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा गया है? देखिए, जीवन का कठिन काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें टेंशन होती है अपनी करियर को लेके। बच्चे को अपना 12th के बाद टेंशन होने लगती है कि कौन सा कोर्स करें, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, फिर उसके बाद कौन सी फील्ड में जाएं, प्राइवेट जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, क्या रहते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कठिन काल इसको इसलिए कहा गया है। किसको? किशोर अवस्था को, ठीक है। आप किशोर हो तो आपको टेंशन है अपने करियर को लेके, तो इसीलिए इसको जीवन का कठिन काल कहा गया है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान, उलझन की अवस्था कहा गया है। संघर्ष, तनाव, आंधी, उलझन की अवस्था इसलिए कहा गया है, देखो बच्चों को लगता है अपनी ज़िंदगी में किशोर अवस्था में, अभी जो है कॉलेज के एग्ज़ाम है, अभी क्या है मेरा पेपर आ गया, स्टेट का हो गया या फिर कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का हो गया, तो क्या है उसको लगा आंधी आ गई, तूफान आ गया उसके जीवन में। तो ये सारी चीज़ें, संघर्ष, तनाव, तूफान, ठीक है, ये क्या होती हैं, किशोर अवस्था में ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इनको किशोर अवस्था में इनको तनाव, तूफान, आदि उलझन की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। किसी भी व्यक्ति को जो किशोर होगा अपना आइडल मान लेगा, कोई फेवरेट हीरो हो गया, फेवरेट हीरोइन हो गई, ठीक है। इसी के साथ जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं भगत सिंह को अपना आइडल मान लेते हैं, महात्मा गांधी को मान लेते हैं, अभी मैं तो सत्यवादी बनूंगा, मैं तो ये करूंगा, ठीक है, मैं तो इसकी तरह एक्टर बनूंगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वीर पूजा की भावना होती है। किसी एक व्यक्ति को वो अपना आइडल मान लेते हैं, अपनी टीचर हो, अपने पिता के जैसा बनना चाहता हो, अपनी मम्मी की तरह आप टीचर बनना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, किसी एक व्यक्ति को अपना क्या है, आइडल मान ले। तो यही होता है वीर पूजा की भावना। उसके बाद इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, जैसे कि मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, लॉजिकल जो है थिंकिंग इसमें आ जाती है, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन वो माइंड में भी सॉल्व करने लग जाता है। तो ये होता है अमूर्त चिंतन। उसके बाद है विषम लिंगिक आकर्षण। देखो विषम लैंगिक आकर्षण क्या होता है, इसमें लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है और लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है, ठीक है। तो ये होता है विषम लैंगिक आकर्षण, तो इसको कहते हैं। और ये जो विषम लैंगिक आकर्षण है ये शेष अवस्था में भी पाया जाता है। उसमें भी क्या होता है, जो बेटी होती है अपने पापा से ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। और जो बेटा होगा वो अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करती है। तो विषम लैंगिक जो आकर्षण है 2 स्टेजों में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, शेष अवस्था में और आपका किशोर अवस्था में। टॉपिक सेकंड पे आ गए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए टाइम लग गया। अब मैं कोशिश करूंगी थोड़ा स्पीडली चलने का, लेकिन क्या है ज़्यादा चीज़ें करानी है तो कम समय में
पर देखो थोड़ा टाइम लग जाए, मेरा ये है थोड़ा टाइम लग जाए पर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक बार जो चीज़ कर रहे हो, ठीक है, दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बस आप रिवीजन करने की आपको ज़रूरत पड़े, समझने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, और लाइक कर दो वीडियो को अभी, अगर आपको जो है बाल विकास की अवस्थाएं समझ में आ गई हैं तो। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, अनुवांशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, जब आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उसे आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। जो जैसे कि किसी आनुवांशिक गुण उनको कहते हैं, जैसे कि किसी बच्चे की आँख हो गई, नाक हो गई, जैसे आप देखते हो, ठीक है, उसके सोचने समझने की, उसका आईक्यू लेवल अपने माता पिता की तरह है। जैसे कहते नहीं है कि ये बच्चा तो अपने पिता की तरह इंटेलिजेंट बनेगा, ये तो अपने पिता की तरह लंबा रहेगा, अपनी माँ की तरह गोरा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी जीन्स होते, आनुवांशिक गुण होते हैं, ठीक है, जीन्स होते हैं। तो क्या है, इन्हीं से पता चलता है, तो इन्हीं को क्या है, आनुवांशिकता कहते हैं। जब आपका कोई गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो तो आनुवांशिकता या वंशानुक्रम उसको हम कहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है वातावरण क्या होता है। वातावरण, इन्वायरमेंट, वातावरण से अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का जो माहौल है, ठीक है, जो जहाँ हम रह रहे हैं उसके तरफ जो जैसा माहौल है, जैसे कि घर हो गया, स्कूल हो गया, पड़ोस हो गया, परिवार, भोजन आदि, ये सारी चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंट में आती हैं। जैसे हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट हो गया, हमारे घर का हो गया, हमारे पड़ोस का हो गया, हमारे गांव का हो गया, हमारे शहर का हो गया, तो ये क्या है, इन्वायरमेंट होते हैं। मानव का विकास जो होता है, इन दोनों की आवश्यकता होती है, वंशानुक्रम की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, आनुवांशिक और वंशानुक्रम की भी आवश्यकता होती है, और विकास उसकी इन्वायरमेंट की भी आवश्यकता होती है। और जो विकास रहेगा, ओवरऑल जो विकास रहेगा, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का गुणनफल रहेगा। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि विकास जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है दोनों का। तो ध्यान रखना, आपको ये मेन पॉइंट है, याद रखना है। विकास बच्चे का होगा तो विकास में आनुवांशिक जो वंशानुक्रम है उसका भी जो है अहम रोल रहेगा, और वातावरण का, इन्वायरमेंट का भी मुख्य योगदान रहेगा। तो जो विकास होगा दोनों का ही गुणनफल रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो कुछ डेफिनेशन भी हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, लेकिन सीटेट के एग्जाम में नहीं आती है। जो चीज़ें हैं स्टेट के हिसाब से वो तो मैं बता ही रही हूँ, हालांकि ये पेपर स्टेट के में है, ठीक है। स्टेट के एग्जाम में डेफिनेशन, सिद्धांत वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिद्धांतों के एक वीडियो बना दिए, वहाँ पे सभी सिद्धांत है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 सिद्धांतों की 2 वीडियो बनाई हैं। अगर नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर वॉच करें। 5 से 6 नंबर के सिद्धांत पूछे जाते हैं स्टेट के एग्जाम में, वहाँ से आपको जो है 5 से 6 नंबर कवर हो जाएंगे। सारे ही सिद्धांत हैं, ज़रूर देखने हैं पेपर से पहले। डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा था, वंशानुक्रम के अंतर्गत, ठीक है, डगलस और हॉलैंड ने वंशानुक्रम और जो आपका वातावरण है उसके बारे में क्या डेफिनेशन दी थी, वो चीज़ें हैं ये। वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित की हैं, ठीक है। वंशानुक्रम के अंतर्गत जो रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता या फिर अपने पूर्वजों से, ठीक है, अपने दादा दादी, उनके भी जो माता पिता, उनसे जो है अर्जित की है, तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये दी थी डगलस और हॉलैंड ने, ठीक है। तो यहाँ में अगर क्वेश्चन में आए कि वंशानुक्रम के अंतर्गत रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य क्षमताएं माता पिता उनके पूर्वजों से प्राप्त की थी, तो ये जो परिभाषा किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी डगलस और हॉलैंड ने। रूथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा था, इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। उन्होंने कहा था कि माता पिता से जो संतानों को जो गुण मिल रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। तो वो ये डेफिनेशन दी थी आपकी रूथ बेनेडिक्ट ने। जेम्स टेवर ने माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम होता है। इन्होंने वंशानुक्रम के हिसाब से ये डेफिनेशन दी थी जेम्स टेवर ने, ध्यान रखना है। वुडवर्थ ने क्या कहा था, वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया था, ठीक है, ये चीज़ कही थी आपकी वुडवर्थ ने। ध्यान रखनी है इनकी जो डेफिनेशन है, चारों ही डेफिनेशन स्टेट एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन पे स्टार लगा लेना, नोट कर लेना। चारों ही डेफिनेशन जो है इनमें से एक ना एक आपको देखने को मिल सकती है। वातावरण में भी सभी वह तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को, ये कर ली हमने डेफिनेशन है आपकी वुडवर्थ की। उसके बाद चलते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत रहेंगे, इसी से रहेंगे ये आपके वंशानुक्रम और आपके एनवायरनमेंट टॉपिक से।
तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है। देखो प्रत्यागमन का सिद्धांत कहता है विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। यहाँ पे क्या है, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। यानी कि देखो प्रत्यागमन का सिद्धांत, आप सिर्फ इतनी चीजें ध्यान रखो, विपरीत गुणों का उत्पन्न होना। विपरीत गुण क्या रहेंगे, जैसे कि गुण हो गए बच्चे, जैसे कि किसी बच्चे के माता पिता जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होनहार है, लेकिन उसके बच्चे जो हैं कम बुद्धि के हैं, तो वो होते हैं आपके विपरीत गुण। ठीक है, प्रत्यागमन का सिद्धांत इसको कहा जाता है। जैसे किसी तेज बुद्धि के माँ बाप के बच्चे कम बुद्धि के पैदा हो जाएं तो उसको कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। गाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है, इनके अनुसार जब बच्चे में गुण जो पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, पिछली पीढ़ी से मतलब एक पीढ़ी तो उनके माता पिता की हो गई, माता पिता को छोड़ के दादा दादी, जैसे कोई कहते नहीं है तो अपने दादा पे गया, ये तो अपनी दादी पे गया है, ठीक है, तो अपने माता पिता को छोड़ के अपने पिछली पीढ़ी, उसकी भी पीढ़ी से जो है गुण ट्रांसफर हो जाए तो उसको कहते हैं, ठीक है, आपका गाल्टन का सिद्धांत उन्होंने दिया था। ये इन्होंने कहा था अपने हिसाब से गाल्टन के सिद्धांत में कि उनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से ट्रांसफर होते हैं, दादा दादी से जो है उनके गुण मिलते हैं तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था, गाल्टन का सिद्धांत है ये, उन्होंने अपने सिद्धांत में ये चीजें की थी। उसके बाद बीजमैन का सिद्धांत क्या कहता है, बीजमैन का सिद्धांत ये कहता है इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त जो बीज कोष है कभी खत्म नहीं होते। बीजमैन का सिद्धांत में ये कहा गया है जो माता पिता से जो बीज कोष होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी निरंतर चलते रहते हैं। जैसे कि दादा दादी के गुण पोते पोती में आ गए तो उनके गुण उनके पोते पोती में आ जाएंगे, तो ये निरंतर चलते रहेंगे, पिछली पीढ़ियों से स्टार्ट होके जो बीज कोष है वो निरंतर चलते रहेंगे। तो यही है बीजमैन का सिद्धांत। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। ग्रेगर मेडल का सिद्धांत क्या कहता है, आनुवंशिकता का जनक इनको कहा जाता है, ग्रेगर मेडल को, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है, ग्रेगर मेडल से क्वेश्चन आएगा। इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, यही पूछ लिया जाता है कि आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर मेडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम को निर्धारित किया था। ठीक है, किस पे प्रयोग किया था, मटर के दानों पर प्रयोग किया था। बस आपको ग्रेगर मेडल से ये चीज ध्यान रखनी है, आनुवंशिकता का जनक कहा है, इन्होंने मटर के दानों पर इनका प्रयोग किया था आनुवंशिकता का, तो ये आएगा आपका, ठीक है, महत्वपूर्ण सिद्धांतों में ग्रेगर मेडल। उसके देखिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, ये आपका थर्ड टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखो व्यक्ति तत्व, पर्सनैलिटी क्या होता है, व्यक्ति तत्व का अर्थ है व्यक्ति के सभी व्यवहार की योग्यता, ठीक है, व्यक्ति के जितने भी व्यवहार हैं जो भी वो कर रहा है तो उसी को क्या है, व्यक्ति तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्ति तत्व है, तो इसको ठीक कर लेना। व्यक्ति के सभी व्यवहारों की योग्यताओं को क्या है, व्यक्ति तत्व कहा जाता है। उसके बाद है व्यक्ति तत्व, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी, ठीक है, अंग्रेजी के क्या है, पर्सनैलिटी, यहाँ पे गलत लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। देखो एक आध शब्द में अगर थोड़ी मिस्टेक्स हो जाए तो प्लीज़ जज ना किया करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है पीडीएफ बना ली जाती है, जब टाइपिंग की जाती है तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, हिंदी है और हिंदी में गलती ज़्यादा होती है। तो पर्सनैलिटी ऐसे लिखा जाता है, व्यक्ति तत्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पर्सनैलिटी शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी में पर्सनैलिटी, देखो यहाँ पे भी गलत लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, व्यक्तित्व में अंग्रेजी की जो पर्सनैलिटी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से तो लिया गया आपका व्यक्तित्व, क्या लिया गया है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द से, और अंग्रेजी में जो पर्सनैलिटी शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से, ठीक है, और लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई, ठीक है, लैटिन भाषा के भी पर्सोना शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। उसके बाद चलते हैं, व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या रहेंगी, विलियम वुडवर्थ ने दी थी, इन्होंने कहा था, ठीक है, ये जो परिभाषाएं हैं ये व्यक्तित्व के ऊपर हैं, और यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक जो लिए हुए हैं इन्होंने दी थी परिभाषाएं व्यक्तित्व के ऊपर। तो इन्होंने कहा था, विलियम मैकडूगल ने, व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध, ठीक है, व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध जो कि किसी को प्रिय लगता है तो किसी को अप्रिय लगता है, ये चीज कही थी आपकी विलियम वुडवर्थ ने, तो ध्यान रखनी है इनकी आपको परिभाषा।
उसके बाद आ जाएगा आपका जेपी गिलफोर्ड। यहाँ पे मैंने देखो नाम लिख दिए हैं, इनकी परिभाषाओं के बारे में मैं बताते हुए चलूँगी, ठीक है। जो कि जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा, डेसिल ने क्या कहा, वैलेंटाइन ने। आपके पास नोटबुक है और पेन है तो आप इनको नोट कर सकते हो समझने के लिए। बाकी सिर्फ आप यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर यही पूछी जाती है कि जो व्यक्ति तत्व है इनमें से किसने परिभाषा इनमें से दी थी, किसने नहीं दी थी। तो नहीं वाले, अगर आपको पता है कि किस किसने परिभाषाएं दी थी और इनमें से किसने नहीं दी थी तो आप जो है आंसर टिक कर दोगे। बाकी में इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा किसने दी, तो आप ये चीज़ भी देख लें। जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा था, जेपी गिलफोर्ड ने कहा था कि जो व्यक्ति तत्व है व्यक्ति के गुणों को, ठीक है, व्यक्ति के गुणों को ठीक है, मैं लिख देती हूँ, समन्वित करता है। क्या करता है, व्यक्ति के गुणों को समन्वित करता है। तो ये होता है, जेपी गिलफोर्ड ने कहा था कि जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति तत्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप को बताया जाता है। जेपी, ये गिलफोर्ड की डेफिनेशन थी। उसके बाद आ जाएगा डेसिल। डेसिल ने क्या कहा, व्यक्ति तत्व व्यक्ति के संगठित, ठीक है, व्यक्तिगत तत्व जो चीज़ है, इनके ऊपर जो डेफिनेशन ये दी जा रही हैं परिभाषाएं व्यक्ति तत्व की। तो डेसिल ने व्यक्ति तत्व पर कहा, व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र क्या है, आपका व्यक्ति तत्व है। उसके बाद वैलेंटाइन ने क्या कहा, वैलेंटाइन ने कहा, इन्होंने व्यक्ति तत्व की व्यक्ति को जन्मजात, ठीक है, जो व्यक्ति तत्व है व्यक्ति का जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मतलब जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग किसने बताया था, वैलेंटाइन ने बताया था। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी व्यक्ति तत्व पे आइजैक ने। आइजैक ने क्या कहा था, व्यक्ति तत्व व्यक्ति के चरित्र, चित्र, प्रकृति, ठीक है, चरित्र, चित्र, प्रकृति, ज्ञान, शक्ति तथा गठन का करीब करीब एक स्थायी व टिकाऊ संगठन होता है। तो ये चीज़ की थी, टिकाऊ, करीब करीब स्थायी और टिकाऊ संगठन वाली बात, तो ये आइजैक ने की थी। व्यक्ति तत्व व्यक्ति के चरित्र, ठीक है, चित्र, प्रकृति, ज्ञान, शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक चौथाई और टिकाऊ संगठन है। ये डेफिनेशन आपकी किसने दी थी, आइजैक ने दी थी। उसके बाद आपका आ जाएगा वॉल्टर। ये हो जाएगा आपका वॉल्टर, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, वॉल्टर मिस्केल। वॉल्टर मिस्केल ने क्या कहा था व्यक्ति तत्व के ऊपर, इन्होंने कहा था वॉल्टर मिस्केल ने, व्यक्ति तत्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न से है जिसमें चिंतन व संवेग भी शामिल है, ठीक है, चिंतन व संवेग भी शामिल है। तो ये चीज़ कही थी आपकी वॉल्टर मिस्केल ने, जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करते हैं। ठीक है, व्यक्ति तत्व से तात्पर्य होता है व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन और संवेग शामिल हो, ठीक है, जिसे जो व्यक्ति होता है जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले जो भी चीज़ें उनमें समायोजन कर पाए, उन चीज़ों में घुल मिल पाए। तो ये जो डेफिनेशन दी थी ये दी थी आपकी वॉल्टर मिस्केल ने, ठीक है। उसके बाद आप जाएगी आपकी JW ऑलपोर्ट ने। इन्होंने कहा था व्यक्ति तत्व के ऊपर, व्यक्ति के भीतर विद्यमान मनोदैहिक व्यवस्थाओं, ठीक है, मनोदैहिक व्यवस्थाएं जो रहेंगी, व्यक्ति के भीतर विद्यमान मनोदैहिक जो व्यवस्थाएं हैं वो गतिशील स्वरूप, ठीक है, गतिशील स्वरूप उसके विलक्षण समझन का निर्धारण करता हो, ठीक है, तो उनका निर्धारण करता हो। जो मनोदैहिक व्यवस्थाएं हैं, जो एक इंसान को जो आवश्यकताएं होती हैं, किस चीज़ की आवश्यकताएं होती हैं, मनुष्य को घर की आवश्यकता है, ठीक है, मनोदैहिक आवश्यकताओं के बारे में लिखा है। कपड़ा मनुष्य को चाहिए, भोजन खाने पीने के लिए चाहिए, सुरक्षा मनुष्य को चाहिए, घर मनुष्य को चाहिए, ठीक है, नौकरी मनुष्य को चाहिए। तो ये मनोदैहिक आवश्यकताएं होती हैं। तो इनको क्या रहेगा, व्यक्ति के भीतर विद्यमान मनोदैहिक अवस्थाओं का गतिशील स्वरूप जो उसके संयोजन का निर्धारण हो उन चीज़ों से, उनके व्यक्तित्व, ये कहलाएगा। तो ये जो डेफिनेशन दी थी व्यक्ति तत्व के ऊपर, ये दी थी W ऑलपोर्ट ने। मनोदैहिक अवस्थाओं से आप ध्यान रख सकते हो W ऑलपोर्ट को। उसके बाद है व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शरीर रचना के आधार पर। यहाँ से एक क्वेश्चन 100%, ठीक है, आप लिखवा लेना, 100% पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली जो सिद्धांत रहेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है भाई एचटेट के एग्जाम में। शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर दो मनोविज्ञानियों ने प्रतिपादित किया था। जो व्यक्ति तत्व होता है, ठीक है, ये शरीर की रचना के आधार पर दो मनोवैज्ञानिक ने, कितने मनोवैज्ञानिक ने, दो मनोवैज्ञानिक ने जो है आपका प्रतिपादित किया। पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो है आपके सेल्डन। सेल्डन ने क्या किया,
इन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया सेल्डन ने, ठीक है। पहले तो व्यक्तित्व के प्रमुख जो सिद्धांत हैं इसको 2 मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। पहला था सेल्डन, और सेल्डन ने भी क्या है 3, ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया है। तो सेल्डन ने कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में। और व्यक्तित्व की जो शरीर रचना के आधार पर है कितने मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किए, 2 मनोवैज्ञानिक ने, और सेल्डन ने किया 3, ठीक है। तो फर्स्ट सेल्डन है, तो सेल्डन ने भी 3 किया, तो तीनों को समझ लेते हैं। देखो 3 इंग्लिश में आपको नाम बता देती हूँ, आपको याद रह जाए, ठीक है। गोलाकृतिक होता है आपका एंडोमोर्फिक, ठीक है, एंडोमोर्फिक ध्यान रखना है। उसके बाद आयताकृतिक को क्या बोलेंगे, इस तरह से लिखाइए, ठीक है। आयताकृतिक को बोलते हैं मीजोमोर्फिक, ठीक है, मीजोमोर्फिक। उसके बाद 2 हो गए, आपने लिख लेना इनको। उसके बाद होता है आपका लंबाकृतिक, इसको कहते हैं एक्टोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक ये होता है, ठीक है। देखो जो व्यक्ति आपने देखे होंगे 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है लंबा लंबा है, ठीक है, लंबा लंबा व्यक्ति है, ठीक है, लंबा व्यक्ति है। तो ये जो व्यक्ति आएंगे लंबे वाले, ये आते हैं आपके एक्टोमोर्फिक के अंदर, एक्टोमोर्फिक के अंदर, ठीक है। लंबा कीर्तिक से आप समझ सकते हो, लंबा कीर्तिक हिंदी में लिखा भी गया है। यहाँ पे मैं जब लिखती हूँ तो जैसे अगर आप इंग्लिश में समझ पाए तो मैं उसके हिसाब से लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है जिससे लंबा कीर्तिक की समझ में आए। जो लंबे जो व्यक्ति रहेंगे ये आपको पता होनी चाहिए, जो लंबे व्यक्ति रहेंगे वो लंबा कीर्तिक में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्टोमोर्फिक हो जाएंगे। उसके बाद देखो जो रहेंगे आपके मीजोमोर्फिक मतलब आयताकृतिक कैसे रहते हैं, वो ना तो ज़्यादा लंबे होते हैं और ना ही ज़्यादा क्या होते हैं, बौने होते हैं, ठीक है। तो ये जो ना मीडियम साइज के जो रहेंगे बेचारे वो रहेंगे आपके आयताकृतिक, ठीक है। मीडियम साइज के बेचारे जो रहेंगे वो रहेंगे आयताकृतिक। तो ये आपके मीजोमोर्फिक होते हैं, ठीक है। एक प्रकार के और होते हैं गोलाकृति, जैसे गोल मोल, ठीक है। गोलाकृति से समझ सकते हैं गोल मटोल है, कोई व्यक्ति से गोल मटोल नहीं होते हैं, गोलू मोलू से होते हैं, तो वो होते हैं आपके एंडोमोर्फिक, उनको बोलते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक लंबे होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं काफ़ी, और पतले पतले लंबे हों तो वो आएंगे लंबा कीर्तिक में, ठीक है। जो मीडियम हो ना मोटे ना पतले हैं ना लंबे ना वो बौने हैं, तो वो सही हैं, आयताकृतिक रहेंगे। और उसके बाद जैसे गोलाकृतिक में गोल मटोल आ जाते हैं तो वो रहेंगे गोलाकृतिक, ठीक है। उस दूसरा जो मनोवैज्ञानिक है जिन्हें शरीर रचना के आधार पर 2 मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, पहला सेल्डन था, सेल्डन ने तीनों में भी 3 श्रेणी में विभाजित किया था। और दूसरे रहेंगे आपके क्रेसमर, दोनों आपको ध्यान रखने, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जरूर, ठीक है। उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे, ठीक है, 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। तो फर्स्ट जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा आपका पिकनिक, दूसरा है डिस्प्लास्टिक, तीसरा है एथलेटिक, और चौथा है एस्थेनिक, ठीक है। एक एक करके इनको समझते हैं क्या रहेगा। देखो पिकनिक में जो व्यक्ति आते हैं, ठीक है, पिकनिक में ऐसे व्यक्ति गोल मटोल होते हैं, जहाँ पे मैंने 3 बताए थे इसमें मैंने गोलू मोलू वाले बताए थे, ठीक है। गोलाकृतिक वाले व्यक्ति वो पिकनिक के अंदर ही आते हैं, ठीक है, इन्होंने भी ये चीज़ बताई थी। पिकनिक बस नाम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गोलाकृतिक वाले ही आ जाएंगे, जो गोल मटोल होते हैं गोलाकृतिक वाले, ठीक है। तो पिकनिक में वो वाले व्यक्ति हो गए। उसके बाद आते हैं डिस्प्लास्टिक, डिस्प्लास्टिक में कौन से वाले व्यक्ति आएंगे, डिस्प्लास्टिक में बताऊंगी, ये बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये 2 समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़े ये पीछे लिखना था, ये पहले लिख गया। तो देखो एथलेटिक्स समझाती हूँ मैं यहाँ, इसमें जो व्यक्ति आते हैं एथलेटिक में, इसमें ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका शरीर मजबूत चौड़ा सीना लंबे, मतलब जो लंबे वाले मैंने बताए थे ना, लंबे वाले पतले पतले लंबे लंबे मजबूत शरीर वाले, ठीक है, हाथ पैर भी उनके लंबे होते हैं, तो ये एथलेटिक्स में आते हैं, ठीक है, एथलेटिक में आते हैं ये चीज़ें। वो हो गई ना लंबा कीर्तिक एक्टोमोर्फिक वो वाले, तो ये आ जाएंगे इसमें, ठीक है। एस्थेनिक में जो बचा आपका मीडियम साइज, जिसमें मैंने बताया था ना ऐसे व्यक्ति जो जिनके लंबे पैर नहीं होते, गोल मतलब मीडियम साइज के होते हैं, लंबा चेहरा होता है, सीना चपटा रहेगा और आपका मीडियम साइज के रहेंगे, तो वो एस्थेलेटिक में आएंगे। इसकी समझने में इन्होंने यही चीज़ बताई थी, वहाँ तो उन्होंने डायरेक्ट बता दी थी, लंबे रहेंगे तो वो लंबा कीर्तिक, गोल रहेंगे तो गोलाकृतिक, आयत रहेंगे मतलब मीडियम रहेंगे, गोल मटोल वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, आयता रहेंगे मीडियम साइज वाले। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा जो है क्लियर करके बता दिया, एक्सप्लेन करके बता दिया इन चारों में। इन चारों में इन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया था, पिकनिक में इन्होंने बताया
बताया, गोल मटोल और नाटे व्यक्ति आ जाएंगे। डिस्प्लास्टिक में इन्होंने बता दिया था, डिस्प्लास्टिक में बताऊंगी। एथलेटिक्स में इन्होंने बताया था ऐसे व्यक्ति जो शरीर में मजबूत हों, चौड़े हों, लंबे हाथ पैर वाले हों। ठीक है, उसके बाद एस्थेनिक में इन्होंने बता दिया था ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पैर लंबे हों, लंबा चेहरा हो, सीना चपटा हो। ठीक है, तो एस्थेनिक में वो हो जाएंगे। और जो डिस्प्लास्टिक है ना, इस डिस्प्लास्टिक में तीनों के गुण हो जाएंगे, जिसमें ये सारे गुण हो, गोल मटोल भी हो, इस तरह से भी दिखता हो, लंबा भी हो, हाथ पैर भी लंबे हो, मतलब कुल मिला के सारे ही गुण दिखे जाए तो वो डिस्प्लास्टिक होता है। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, जिससे कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ। तो डिस्प्लास्टिक में इन तीनों के गुण होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप फिर दोबारा से सुन सकते हो। ठीक है, पिकनिक में होते हैं। ठीक है, पिकनिक जो होगा उसमें गोल मटोल और नाटे व्यक्ति रहेंगे। आपके एथलेटिक्स में जो रहेंगे, आपके एथलेटिक्स में ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिनका शरीर मजबूत, चौड़ा, सीना, लंबे हाथ पैर होंगे, वो आपके एथलेटिक्स में रहेंगे। और इसमें हो जाएंगे आपके एस्थेनिक में। ठीक है, एस्थेनिक में रहेंगे आपके ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ और पैर लंबे, ठीक है, चेहरा भी लंबा और सीना चपटा हो, तो ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे एस्थेनिक में। और डिस्प्लास्टिक में तीनों ही हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर करना है, जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद है सील गुणों का सिद्धांत। ठीक है, गुणों नहीं लिखा है यहाँ पे, सील गुणों का सिद्धांत कर लेना वही। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति तत्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के सील गुणों से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी चीज़ों से बनी होती है। क्या कहा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति तत्व की जो संरचना होती है, ठीक है, सील गुणों से ठीक ऐसे ही बनी होती है। मतलब एक मनुष्य है, चीज़ों से इस प्रकार से उसकी जो संरचना है इसी प्रकार होती है जैसे एक घर होता है। घर में किन चीज़ों से बनता है भाई, ईंटों से बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर जब बनता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य की भी संरचना होती है। तो उनका कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के सील गुणों से इसी प्रकार बनी है जिस प्रकार से एक मकान छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, सील गुणों सिद्धांतों में ऑलपोर्ट और केटल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। किसका, सील गुणों के सिद्धांत में ऑलपोर्ट और केटल का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। केटल द्वारा वर्णित किए गए सील गुणों की संख्या कितनी है, 16। ये जो क्वेश्चन है बता दूं मैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एस्टेट के एग्जाम में पूछा गया था और पूछा जाएगा, रीट के एग्जाम में भी एज इट इज पूछा गया था। केटल के सील गुण कितने होते हैं, 16 pf। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, केटल द्वारा वर्णित सील गुणों की संख्या कितनी है, 16 है। उसके बाद केटल ने सील गुणों को मापने के लिए, ठीक है, केटल ने सील गुणों को मापने के लिए एक प्रणाली बनाई थी, मापनी बनाई थी, जिसको कहते हैं 16 pf। ठीक है, संख्या पूछे तो 16 हो जाएगी और जो मापनी का नाम पूछे तो 16 के साथ pf लगा देना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, कभी वहाँ पे आपसे संख्या पूछी जाए और उसमें pf भी दे रखा हो और आप क्या है pf पे क्लिक करके आए, कंफ्यूज नहीं होना है। मापनी बनाई जिसका नाम तो 16 pf रहेगा। ठीक है, मापनी का नाम क्या रहेगा, 16 pf रहेगा और संख्या पूछे तो 16 रहेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक दृष्टि से सिद्धांत। सामाजिक दृष्टि से भी सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं, ये यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सामाजिक दृष्टि के सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्या चीज़ है। अंतमुखी है फर्स्ट, वहीमुखी है, उभयमुखी है। देखिए सबसे पहले बता दूं, जो सामाजिक दृष्टि का सिद्धांत है इसे कार्ल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये ध्यान रखना है, ये मनोवैज्ञानिक का नाम कार्ल जुग। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाएगा। सामाजिक दृष्टि से सिद्धांत, सामाजिक दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल जुग ने दिया। तो ऐसे सिद्धांत को कार्ल जुग ने दिया। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। किसने बताए थे, कार्ल जुग ने बताए थे। सामाजिक दृष्टि का जो सिद्धांत था उसमें कार्ल जुग ने व्यक्तित्व के 3 सिद्धांत बताए और ये जो 3 सिद्धांत दिए थे ये थे, ठीक है, अंतमुखी, वहीमुखी और उभयमुखी। एक एक करके समझते हैं क्या है इन चीज़ों में। अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी वो व्यक्ति होते हैं जिसमें जो अपने ही चिंतन में खोए रहते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, क्या है, अमिलनसार होते हैं, मतलब वो ज़्यादा किसी से अट्रैक्ट नहीं करते, वो मिलने जुलने में रुचि नहीं रखते। बहुत से व्यक्ति रहते हैं अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपने ही जो है उनकी एक अलग दुनिया होती है। वो ना तो ज़्यादा किसी से बात करना पसंद करते हैं, ना ही किसी से मिलना पसंद करते हैं। पढ़ने लिखने में तो रुचि होती है, आदर्शवादी होते हैं, दृढ़ स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कि ठान लेते हैं, पढ़ने लिखने में लगे रहते हैं,
कोई उनका लक्ष्य होता है, टारगेट बना रहता है, अपना आदर्शवादी वो होते हैं, दृढ़ स्वभाव उनका रहता है कि ये चीज़ मुझे प्राप्त करनी है और मैं करके भी आऊँगा, ठीक है, कर भी लूँगा। वो अंतर्मुखी वाले व्यक्तियों में आते हैं, ठीक है, और वो अपने ही चिंतन में खोए रहते हैं। वो सोच हमेशा अपनी ही दुनिया उनकी बनी रहती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है। उदासीन होते हैं, टेंशन लेते हैं चीज़ों की, अमिलनसार होते हैं, अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं दूसरों के पीछे। तो ऐसे ही व्यक्ति होने चाहिए, जभी क्या है अपना लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हो। बहिर्मुखी क्या रहेगा? बहिर्मुखी समझ लीजिए क्या रहता है, इसमें ऐसे व्यक्ति आते हैं, ठीक है, इसमें आशावादी रहेंगे, साहसी रहेंगे, परिवर्तनशील रहेंगे, ठीक है, मतलब क्या है, परिवर्तनशील का मतलब क्या है, अपने समय के अनुसार परिवर्तित होते रहेंगे, जैसा समय है उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। आशावादी रहते हैं, वो हमेशा ये रहता है, आशा रहती है हर चीज़ की कि मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे उम्मीद है ये। तो साहसी रहेंगे, हिम्मत रखेंगे, विश्वास, परिवर्तन में विश्वास करते हैं, ठीक है, संभावनाओं में विश्वास रखते हैं, दूसरों की प्रशंसा करने वाले होते हैं, मिलनसार और सामाजिक भी होते हैं, ठीक है, दूसरों से मिलना भी पसंद करते हैं, समाज के लिए कार्य भी करते हैं, साहसी भी होते हैं, परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं बहिर्मुखी वाले। आई होप कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी आपका क्लियर हुआ हो। एक व्यक्ति होता है उभयमुखी। देखो इस प्रकार के जो लोग रहेंगे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये दो जो ऊपर हमने किए थे ना, इन उभयमुखी में ये सारे ही गुण आ जाएंगे, मतलब इसके भी गुण रहते हैं, ठीक है, कुछ कुछ गुण इसके रहते हैं और कुछ कुछ गुण इसके रहते हैं, ये होते हैं उभयमुखी। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना उभयमुखी के ही होते हैं, ठीक है, इस टाइप के थोड़े कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो व्यक्ति रहेंगे उभयमुखी होंगे। कैसे होंगे? जैसे कि देखो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं उभयमुखी में, क्या है, अपने जो है पढ़ने लिखने में रुचि है, तो एक गुण अंतर्मुखी का मिल गया, लेकिन उसके साथ सामाजिक कार्यों में भी रुचि है, मिलनसार भी हैं, ठीक है। यहाँ पे अंतर्मुखी का गुण हो गया दृढ़ निश्चय हो गया, ठीक है, अंतर्मुखी का गुण था, लेकिन दृढ़ निश्चय के बाद क्या है, साहसी भी हैं और परिवर्तन में विश्वास भी रखते हैं, जैसे जैसे परिवर्तन रहेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये होते हैं सामाजिक दृष्टि के सिद्धांत। उसके बाद है स्प्रेंजर पर्सनैलिटी की थ्योरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना। स्प्रेंजर पर्सनैलिटी की थ्योरी, ये भी क्या है, आपके व्यक्ति तत्व में ही आती है। व्यक्ति तत्व का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, दो क्वेश्चन भी मिल जाए, ठीक है, तो दो क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, और तीनों ही लेवल पे आएगा, एक एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। स्प्रेंजर की पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी क्या कहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक का नाम ध्यान रख लेना, बुक नेम लिवेंस फोरमैन, इनकी बुक का नाम था। इन्होंने अपनी पुस्तक में व्यक्तित्व सिद्धांत के शिक्षण में योगदान दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक व्यक्तित्व सिद्धांत के शिक्षण में योगदान दिया। इन्होंने 6 आदर्शों या मूल्य सुझाव के संदर्भ या व्यक्तित्व लक्षणों के प्रकार में व्यक्तिगत का मूल्यांकन किया। क्या कह रहा है ये, इन्होंने 6 आदर्श या मूल्य सुझाव के संदर्भ में, ठीक है, आदर्श या मूल्य सुझाव के संदर्भ में व्यक्तित्व लक्षणों के प्रकार में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब आप इसको आगे समझोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। जो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, जो आपके हैं कौन, ठीक है, आपके हैं स्प्रेंजर पर्सनैलिटी थ्योरी, इन्होंने 6 आदर्श दिए थे, 6 आदर्शों पर इन्होंने कार्य किया, तो वो 6 आदर्श आपको पढ़ने जरूरी हैं, वो होते हैं आपके ये 6 आदर्श, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। फर्स्ट जो आदर्श रहेगा वो है सिद्धांतिक, सेकंड है आर्थिक, 6 आदर्श दिए थे ना इन्होंने, किसने, स्प्रेंजर की पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी में एडवर्ड स्प्रेंजर ने 6 आदर्शों मूल्य सुझावों पर क्या है मूल्यांकन किया था। थर्ड रहेगा सौंदर्यबोधी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है, इनको भी समझ लेते हैं ये चीज़ें होती क्या हैं, जो आपका स्प्रेंजर पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी में बताया गया है। तो फर्स्ट में सिद्धांतिक, देखो सिद्धांतिक आपको क्या है, मैं चीज़ें समझा दूंगी, ना कि रटवाऊंगी, और ना कि ये है कि आपको इनमें कंफ्यूज रहे कि आपको समझ में नहीं आई, चीज़ें आप लॉन्ग टाइम तक याद रखोगे, इस तरीके से बताने वाली हूँ। देखो सिद्धांतिक में क्या हो जाएगा, सिद्धांतिक में जो होगा, हाँ सिद्धांतिक में जो होगा वो है जो व्यक्ति सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, जो व्यक्ति क्या है सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, जिनकी सर्वप्रथम रुचि सत्य की खोज में होती है। तो देखो नाम से भी पता चलता है सिद्धांतिक, ठीक है, सिद्धांतिक जो कैसे व्यक्ति होते हैं, साधु संत वाले व्यक्ति तो होते हैं, ठीक है, ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति रखते हैं,
तो व्यक्ति में खोज करने और व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने का जुनून आदि होता है। सिद्धांतिक में आ जाएंगे ये सारे व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखते हो सिद्धांतिक, जो व्यक्ति सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, जिनकी सर्वप्रथम रुचि सत्य की खोज होती। कैसी खोज होती? सत्य की खोज होती, ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, ठीक है, सिद्धांतिक वाले व्यक्ति रहेंगे। उसके बाद देखिए आर्थिक में कौन से आएंगे? आर्थिक में समय, धन और संसाधनों से जुड़े, आर्थिक व्यवस्था से ही समझ लेना भाई, समय और धन और संसाधनों से जुड़े सभी निर्देशों पर लाभ पाने वाले जुनून, ठीक है, किसी भी चीज को प्राप्त करने, तो ये आएंगे आपके आर्थिक वाले व्यक्ति। ये चीज रहेंगी जो आर्थिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो थ्योरी रहेगी वो है स्प्रेंजर पर्सनालिटी थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका बुक का नाम ध्यान रखना है। बुक नेम है लिवेंस फॉर में। इन्होंने अपनी पुस्तक में व्यक्तित्व सिद्धांत के शिक्षण में योगदान दिया। इन्होंने 6 आदर्शों और मूल्य सुझाव के संदर्भ व्यक्ति लक्षणों के प्रकार में व्यक्तिगत का मूल्यांकन किया। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, बस आपको ध्यान रखना है 6 आदर्शों के बारे में बताया था, 6 मूल्य सुझाव, ठीक है, वो कौन कौन से रहेंगे आपके? ये रहेंगे, इनको आपको ध्यान में रखना और अच्छे से बताऊंगी बिना आपको ये आपके 6 सिद्धांत रहेंगे जो आपके दिए थे, आपके किसने ये सिद्धांत दिए थे? आपके स्प्रेंजर पर्सनालिटी टाइप थ्योरी में। यहाँ पे क्या कहा गया है? सिद्धांतिक में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो सत्य की खोज में रहते हैं, ठीक है, जिनकी सर्वप्रथम जो रुचि रहती है सत्य की खोज है, ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, आपके सैद्धांतिक। तो आपको ध्यान रखना है। आर्थिक में क्या आ जाएंगे? आर्थिक व्यवस्था से समझ लेना, ठीक है, समय, धन और संसाधनों से जुड़े सभी निर्देशों पर लाभ पाने, ठीक है, जुनून, किसी भी चीज में जुनून, किसी चीज को पा लेना, किसी भी चीज की उपयोगिता देखने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, आर्थिक में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको समझना है। सौंदर्यबोधी कैसे रहेंगे? सौंदर्यबोधी रहेंगे अपने को सबसे बेहतर बनाने की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, ठीक है। सौंदर्यबोधी मतलब सौंदर्य से सुंदरता देख लेना भाई, ठीक है। इसमें कैसे व्यक्ति आएंगे? जो अपने को सबसे बेहतर मतलब सबसे श्रेष्ठ बनाने की प्रवृत्ति होती है, दुनिया के सब रूप को अनुभव करने वाले और जीवन में संरचना सभ्यता प्राप्त करना जुनून, ठीक है, जुनून वाले व्यक्ति आते हैं आपके सौंदर्यबोधी में। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है राजनीतिक राजनीतिक समझिए। राजनीतिक में कैसे व्यक्ति आते हैं? देखो राजनीति से ही समझोगे सत्ता या शक्ति, ठीक है, सत्ता और शक्ति में रुचि रखते हैं ऐसे व्यक्ति। सत्ता प्राप्त करने से जो ये इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं, ठीक है, कोई पोजीशन अपनी चाहते हैं, तो ये सत्ता में क्या है? सत्ता और शक्ति में रुचि रहते हैं कि अगर इनकी सत्ता आ गई, ये कुछ नेता वगैरह बन गए, तो इनको क्या है? शक्ति मिलेगी, तो उसमें उनको रुचि रहती है। ओहदे को उनको प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। तो लोगों पर सत्ता करने वाले, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ही आते हैं राजनीतिक में। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है, राजनीति से समझ आ रहे हो। उसके बाद सामाजिक में कैसे व्यक्ति रहेंगे? सामाजिक में रहेंगे आपके देखो सामाजिक में जिस व्यक्ति का उच्चतम मूल्य लोगों का प्यार, ठीक है, खुद को मतलब समाज के लिए कार्य करता, सिंपल सी बात है भाई, समाज के लिए काम करेगा, लोगों से प्यार रहेगा, खुद को, अपने समय को, अपने संसाधनों को दूसरों की मदद के लिए, ठीक है, वो क्या है? हर हाल में दूसरों के लिए हाजिर रहेगा, किसी से मना नहीं करेगा, कोई कुछ भी समाज के लिए वो सब कुछ करेगा। तो ये ऐसे जो व्यक्ति रहेंगे वो सामाजिक व्यक्ति रहेंगे। लोगों के साथ रहने, उनकी मदद करने की प्रवृत्ति ऐसे लोगों में होती है, तो ये सामाजिक हो जाएंगे। उसके बाद है लास्ट जो बताया था स्पेंजर पर्सनैलिटी थ्योरी में धार्मिक में कैसे रहेंगे? जिनका उच्चतम मूल्य दिव्यता रहेगा, मतलब कि जो व्यक्ति रहेंगे साधु संत पुजारी हो गए, तो ये क्या है? धार्मिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, परमात्मा को अपना आदर्श मानते हैं, जीने के लिए एक प्रणाली को प्राप्त करने की प्रवृत्ति इनमें होती है, जैसे कि साधु संत पुजारी आदि, इस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? धार्मिक, ठीक है। तो ये हो गए आपके। उसके बाद है व्यक्तिगत मापन की विधियां। व्यक्तिगत मापन की विधियां समझिए क्या होती हैं। देखो आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपीय विधि, ठीक है। व्यक्तिगत मापन की 3 विधियां होती हैं, यहाँ पे 3 विधियां हैं, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको जो टॉपिक है थोड़ा बोरिंग लगेंगे, बट मैं बता रही हूँ एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। ये चीज़ कर ली तो एग्ज़ाम पास कर लिया, ये सोच लो।
आज की इस वीडियो से आपके 10 से 12 नंबर क्लियर होने वाले हैं और जो वो वीडियो कराई थी 7 से 8 नंबर वो वीडियो देने वाली है। तो 20 नंबर तो आपके इन 2 मैराथन क्लासेस से ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो 4-5 टॉपिक और बचते हैं वो कर लेना। 25 नंबर की गारंटी इन्हीं वीडियो से रहेगी। देखो, आत्मनिष्ठ विधियां में कौन कौन सी विधियां आएंगी? 3 विधियां बताई थी। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपीय विधि। अब यहाँ पे करेंगे हम एक एक करके आत्मनिष्ठ विधियां। इसमें आती है अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, बुद्धि अंत दर्शन विधि। आपको ज़्यादातर तो आत्मनिष्ठ विधियों में कौन कौन सी विधियाँ आती है या फिर इनमें से कौन सी विधि नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए आत्मनिष्ठ जो विधि है उसमें ये 4 विधियाँ आती हैं: अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास और बुद्धि अंत। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन 3 दिए होंगे, एक इनमें से गलत होगा तो आपसे पूछ लिया होगा कि इनमें से गलत कौन सा है, या फिर 3 गलत होगी और सही पूछी होगी कि इनमें से बताइए आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है। तो आपको ये चारों पता होनी चाहिए, इनको समझने की इतनी जरूरत नहीं है, बाकी डायरेक्ट ही पूछी जाती है। मैं आपको बता देती हूँ। अवलोकन, अवलोकन जब हम अपनी 5 इंद्रियों, ठीक है, अवलोकन करते हैं, क्या है, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। कैसे करते हैं? आंखों से देखकर, किसी चीज़ को छू कर, कानों से सुनेंगे, ठीक है, त्वचा से उसको पकड़ के देखेंगे। तो इसी तरह से तो ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करके माध्यम तो यही रहेंगे, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ रहेंगी, हमारी इंद्रियाँ रहेंगी। ठीक है, तो अवलोकन विधि हो जाएगा, किसी चीज़ का अवलोकन करना अवलोकन विधि कहलाता है। तो बस सिंपल सी, कुछ नहीं था अवलोकन विधि में। साक्षात विधि क्या रहेगा? इंटरव्यू मेथड इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक मौखिक विधि है, इससे इंटरव्यू, ठीक है, जैसे इंटरव्यू लेते हैं, जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ साक्षात्कार विधि के अंतर्गत कार्य होता है। तो ये एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष बैठकर की जाती है आपकी साक्षात्कार विधि। तो ये ऐसी होती है। उसके बाद आपकी जीवन इतिहास विधि कैसी रहेगी? जीवन इतिहास विधि, विधि के प्रवर्तक जो रहेंगे वो टाइड मैन रहेंगे। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है, ठीक है, तो आप इस, जो आप रहेगा, आप उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन किसी कीजिए, जैसे इसी जीवन इतिहास विधि कहेंगे। जीवन इतिहास विधि से मतलब सिंपल से आप ये समझिए, जीवन इतिहास विधि आ गया। जीवन इतिहास विधि में क्या आ जाएगा? किसी व्यक्ति के जीवन के, ठीक है, किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करना, ठीक है, जीवन इतिहास विधि में आएगा, मतलब उसके बारे में फुल डिटेल लेना। ठीक है, तो वो होगा जीवन इतिहास। बुद्धि अंत दर्शन क्या रहेगा? इसमें जो रहेगा, पहले तो आप इसको देखो, इस तरह से लिखा जाएगा ये अंत, ठीक है, बुद्धि अंत दर्शन। तो अपने अंतर्दर्शन करना, जब हम अपने मन से अपने अंदर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। इस विधि के जो प्रवर्तक रहेंगे वो हैं विलियम वुंड। ध्यान रखना है आपको। उदाहरण में बता दूं, जैसे कि आपने आज तक क्या क्या अच्छा काम किया है, तब आप अपने अंदर झांकते हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे अंतर्दर्शन मतलब अपने ही कामों के, अपने ही जो आपने आज तक क्या क्या काम किए हैं, ठीक है, क्या गलत काम किए हैं, क्या अच्छे काम किए हैं, तो उसी को कहते हैं अंतर्दर्शन विधि। या अपने मन में जानने की कोशिश करते हैं, वो अंतर्दर्शन विधि होती है। अपना ही अवलोकन आप करते हैं, ठीक है, कि मैं कैसा इंसान हूँ, तो उसको क्या कहेंगे? अंतर्दर्शन विधि कहेंगे। इनसाइट मैटर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, चीज़ें समझ में अगर हो गई हो, इसे समझने लायक में कुछ है नहीं, डायरेक्ट आप देख सकते हो। अवलोकन करना, साक्षात करना, जीवन इतिहास विधि, बाकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, मैंने आपको बता दी है। वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या होती हैं? ये भी 4 प्रकार की होती हैं, जैसे कि मैंने बताया, व्यक्तिगत मापन की 3 विधियाँ हैं, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और आपकी प्रक्षेपीय। आत्मनिष्ठ में 4 हो गई, वस्तुनिष्ठ में भी 4 है, 4 है। ठीक है, प्रश्नावली विधि, निर्धारण मापनी विधि, कर्म निर्धारण और समाज विधि। देखो, प्रश्नावली विधि आर.एस. वुडवर्थ द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये नाम तो आप ध्यान रख लेना, आर.एस. वुडवर्थ। किसके द्वारा, किसने दी थी? प्रश्नावली विधि दी थी आर.एस. वुडवर्थ ने। ठीक है, इसमें क्या है, अध्यापक द्वारा बच्चों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। इस विधि में बच्चे को क्या है, प्रश्न देता है अध्यापक, तो उनको बोला जाता है उसे घर से हल करके लाना है, तो उसको प्रश्नावली विधि कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी है। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बंद प्रश्नावली, एक होती है खुली प्रश्नावली। तो जिसमें प्रश्न क्या है, जिसमें प्रश्न केवल हाँ या ना में आए तो वो तो रहेगी बंद प्रश्नावली, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछेगा टीचर, आंसर दे देगा कि इसका आपको बताना है हाँ है या गलत है या सही है, तो अब बच्चा सिंपली कह देगा हाँ या फिर ना, तो वो तो बंद है, उसमें चीज़ें बंद हैं। ठीक है, बस एक ही आंसर है वो चीज़ें। खुली प्रश्नावली, जिसमें प्रश्नावली में उत्तर पूछता है वाक्य के रूप में लिखिए, तो उसमें क्या है, बच्चा अपनी तरीके से एक्सप्लेन करेगा, चीज़ों को जो पढ़ी है उसको फुल एक्सप्लेन करेगा डिटेल में, तो वो आपकी खुली प्रश्नावली के अंदर आती है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी।
जैसे दिल्ली की विशेषताएं बताइए, तो आप दिल्ली की विशेषताएं लिखोगे तो पता नहीं क्या क्या विशेषताएं आप लिख दो, क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो वो आपकी क्या है, खुली प्रश्नावली हो जाएगी। उसके बाद आती है प्रक्षेपी विधि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। शाही धब्बा परीक्षण, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है शाही धब्बा परीक्षण। ये क्या होता है, इसके प्रवर्तक हरमन रोशन है, आपको मनोवैज्ञानिक ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड के निवासी थे हरमन रोसा। इन्होंने दिया था शाही धब्बा परीक्षण। इन्होंने 10 कार्ड, कार्ड नहीं है ये कार्ड है, ठीक है, 10 कार्ड दिए थे। 2 कार्ड ऊपर काला, ठीक है, सफेद रंग, और 3 कार्ड क्या है, बहुरंग थे। 2 कार्ड तो काले और सफेद, ठीक है, और 3 कार्ड क्या थे, बहुरंग थे, यानी कि कई रंगों से होते हैं, उसको बहुरंग कहते हैं। 5 कार्डों में 3 रंग होते हैं, और काला, सफेद और लाल। तो इन्होंने चाहिए 10 कार्ड दिए थे शाही धब्बा परीक्षण में। और सबसे मेन बात ये है कि आपको ध्यान रखना है शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड हैं, 10 कार्ड है, ठीक है। और इसका जो रहेगा आपका हरमन रोसा, नाम आपको जरूर ध्यान रख लेना, हरमन रोसा ने दिया था ये सिद्धांत। उसके बाद है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीट के एग्जाम में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। तो इस विधि में क्या था, इस विधि के प्रवर्तक सीडी मार्गन और मुर्रे हैं, ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना। टीटी का जो दिया था प्रासंगिक अंतर परीक्षण, तो ये दिया था आपका, 2 ही चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, एक तो सीडी मार्गन और मुर्रे ने दिया था टीएटी, और इनमें जो कार्डों की संख्या थी वो थी 31, ठीक है, जिसमें 30 तो रंगीन थे और 1 कार्ड सादा सिंपल था। तो इससे इनकी जो कार्डों की संख्या है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में 31 थी, 30 आपके रंगीन और 1 आपका क्या है, सिंपल था। उसके बाद बालक अंतर्बोध परीक्षण में क्या था, इसमें जो कार्डों की संख्या थी वो 10 बताई गई थी। इसके जो प्रवर्तक रहेंगे वो रहेंगे आपके लियोपोल्ड, कौन, लियोपोल्ड वेलक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लियो, ठीक है, लियोपोल्ड, लिख लेना भाई ये चीज, ठीक है, लियोपोल्ड वेलक, ये रहेंगे। चैनल को लाइक कर दो अभी की अभी, ठीक है, जो भी बच्चा इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है। तो इसमें जो कार्डों की संख्या थी वो 10 बताई गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 4 नंबर, वो रहेगा आपका बुद्धि। बुद्धि एक ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन का वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति अपनी हर समस्या का समाधान करता है। देखो बुद्धि के माध्यम से तो आप चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बस आप ये चीज़ समझो जो मैं समझा रही हूँ, आप उसको कैसे समझ पा रहे हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तो समझ पा रहे हो, ध्यान दे रहे हो चीज़ों पर, ठीक है। उन्होंने परिभाषाएं दी थी बुद्धि के ऊपर, बीने ने। बीने की परिभाषा देखिए, बीने कहता है कि बुद्धि में 4 चीज़ें आती हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचन, ठीक है। बुद्धि में क्या चीजें आती हैं, 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचन। ये चीज तो किसने की थी, बुद्धि ने, वुडवर्थ ने, ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि बुद्धि में 4 चीजें आती हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचन, ये कथन किसका है, ठीक है, तो बीने का है, ठीक है, इस तरह से ध्यान करना है। वुडवर्थ ने क्या कहा था, बुद्धि के ऊपर, चीजों को पहचानने की योग्यता होती है बुद्धि, चीजों को हम पहचान पा रहे हैं, ठीक है, किसी इंसान को हमने एक बार देखा, फिर 2-4 साल बाद अगर वो हमें मिल रहा है, हम उसको पहचान गए, तो वो बुद्धि की योग्यता है, ठीक है। टर्मन ने क्या था, अमूर्त विचारों की योग्यता को बुद्धि कहते हैं, टर्मन ने ये चीज कही थी। कार्ल्टन ने बुद्धि के ऊपर कहा था, अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि कहलाती है। बुद्धि के प्रकार समझिए, गेरिट थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। किसके अनुसार, थॉर्नडाइक के और गेरिट के अनुसार, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, जब हमने बाल विकास की अवस्थाएं की थी, वहाँ पे मैंने बताया था मूर्त बुद्धि वो होती है जो चीज़ हमारे सामने है, मतलब जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ तो बताई थी मैंने आपको, तो उसको मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे कोई इंजीनियर ले लीजिए आप, इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया, कारीगर, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ठीक है, खराब 4 साल पुरानी चीज, खराब चीज को भी वो ठीक कर देते हैं, बट वो कर तब पाते हैं जब वो चीज उनके सामने है, तो वो उस पर देख कर उनकी चीज़ों को पता लगाएंगे कि इसमें क्या गलती हुई है या फिर इनमें क्या कमी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो ये मूर्त बुद्धि रहेगी वो इंजीनियर, मैकेनिक हो गए, ठीक है, कारीगर हो गए, तो मूर्त बुद्धि इनमें पाई जाती है। तो मूर्त बुद्धि यही होती है, ठीक है, इनको गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। मूर्त बुद्धि क्या है, चीज़ें हमारे सामने हैं तब कार्य किया जाता है, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अमूर्त बुद्धि बता दूं मैं, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावना और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कवि हो गए, कवि क्या होते हैं, चीज़ों को गहराइयों से ऐसी जो है कविता जो है रच देते हैं,
एक क्या लगा लो, सागर में डुबकी लगा के ऐसी ऐसी मोती ला के हमको देते हैं, तो वो अमूर्त बुद्धि होती हैं। वो अपने ही कल्पनाओं में खोकर उस चीज़ को निर्धारण करते हैं। डॉक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इसी बुद्धि में आएंगे। डॉक्टर भी, चित्रकार भी क्या है, अमूर्त बुद्धि में ही आएंगे। सामाजिक बुद्धि वाले बता दूं मैं, सामाजिक बुद्धि जो समाज, मैंने ये चीज़ करा दी थी, आप देखो समझ क्या है, हेडिंग से भी समझ सकते हो। जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। कौन कौन, जैसे नेता हो गए, समाज के लिए व्यवसायी हो गए, अध्यापक होते हैं, अध्यापक भी तो समाज के लिए कार्य करता है भाई, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना, एक अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है, तो ये समाज में कार्य में अध्यापक भी आता है, तो सामाजिक बुद्धि होती है। उसके बाद है ये जो कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं पॉइंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम से एग्जाम में पूछे जाएंगे, बुद्धि के ऊपर है ये। 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गोल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। 1885 में किसने किया था, गोल्टन ने बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। 1890 ईस्वी में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेटल टेस्ट मैनेजमेंट, मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक बुद्धि का प्रकाशन किया था। उसके बाद आपका 1905 में होगा, ईस्वी में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण BN साइमन द्वारा तैयार किया गया था। 1905 में, ध्यान रखना है, ये पूछा गया था। 1908 में क्या था, 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड वीने, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम से स्टार लगा लो भाई इस पे। 1908 में ईस्वी में अल्फ्रेड वीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था 1908 में अल्फ्रेड वीने ने, ठीक है। 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम सटन है भाई ये, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, स्टर्न, सॉरी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्टर्न इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम स्टर्न और कोहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, ठीक है, सूत्र तो दिया गया था स्टर्न और कोहलमान के द्वारा 1912 ईस्वी में बुद्धि लब्धि का सूत्र, और अल्फ्रेड वीने ने मानसिक शब्द का क्या है, मानसिक आयु का प्रयोग किया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, प्रयोग पूछ रहा है या फिर क्या है, सूत्र दिया। उसके बाद है सूत्र जो दिया था वो था मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु, ये सूत्र होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और देखो जब ये संशोधित किया था 1916 में, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बता देती हूँ, 1916 में संशोधित किया था। ये वो जो सूत्र यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये संशोधित किया था। इसमें क्या किया था, मानसिक आयु जो यहाँ पे दी है उसके बटे में, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु जो यहाँ पे बताइए उसके इंटू में 100 कर लिया था, ये संशोधन किया था। तो ये अब क्या है, यहाँ पे यूज होती है, ठीक है, मानसिक आयु निकालने के लिए, मेंटल IQ लेवल जब निकालते हैं तो ये होती है। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में इसी तरह से पूछी जाएंगी, ठीक है, रट लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बुद्धि आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेगी। 25 से कम होती है जड़ बुद्धि, 25 से 69 जो रहेगी मूड बुद्धि रहेगी, ठीक है। 25 से 69 के बीच वाले में जो बुद्धि वाले आएंगे वो मूड बुद्धि वाले आएंगे, और 25 से कम रहेंगे जो वो जड़ बुद्धि रहेंगे, मतलब कि इडियट रहते हैं जो पागल होते हैं, वो इडियट, जो इससे 25 से कम बुद्धि होती है उनमें। 25 और 69 वाले रहेंगे मूड बुद्धि, ठीक है, मूड बुद्धि मतलब अपने ही मूड में रहते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं, किसी की नहीं मानना ना सुनना, तो मूड बुद्धि 25 69 रहेंगे। 50 और 69 के बीच में मूर्ख बुद्धि क्या आते हैं, इसमें क्या है, मूर्ख बुद्धि, तो आपको इसी तरह से याद रखना है, मूड बुद्धि की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 25 और 69 का IQ लेवल होता है भाई ये, ठीक है, और 50 से 69 जो यहाँ पे क्या है, ये मूर्ख बुद्धि में आते हैं। 70 और 79 जो मध्य बुद्धि है, 70 और 79 की, वो मंद बुद्धि वाले लोग आएंगे। 80 89 में सामान्य बुद्धि से नीचे वाले रहेंगे, ठीक है। 90 और 109 में यहाँ पे सामान्य बुद्धि के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 110 19 वाले सामान्य बुद्धि से ऊपर हो जाएंगे। उसके बाद 120 से 129 आपकी तीव्र बुद्धि हो जाएगी, तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति। 130 से 139 आपके प्रखर बुद्धि के हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, आपके प्रखर बुद्धि के, और 140 आपके प्रतिभाशाली बुद्धि के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, ये दो चीज़ें और याद कर लो, वेसल वर्ष क्या होता है और टर्मिनल वर्ष क्या होता है। अगर बालक अपनी आयु से अधिक कम आयु के प्रश्नों को हल कर देता है, जैसे 4th क्लास का बच्चा है, अगर वो 5th या 6th क्लास के बच्चों के क्वेश्चन हल कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या रहेगी, आपकी वेसल वर्ष रहेगा। उसके टर्मिनल वर्ष में क्या रहेगा, जिस आयु के 70 नहीं है 70, ठीक है, जिस आयु के 70 के प्रश्नों को,
ठीक है। जिस आयु के सत्र के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता, जैसे अपनी 5वीं क्लास में है और 5वीं क्लास के प्रश्नों को भी हल नहीं कर पा रहा है, तो वो तो रहेगी टर्मिनल बुद्धि। और बेसल बुद्धि वो रहेगी जो अपनी क्लास से और बड़ी क्लासों के प्रश्नों को हल कर पा रहा है, तो वो बेसल वर्ष में आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बुद्धि के सिद्धांत कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक वीने ने किया था, ठीक है। किसने किया था? वीने ने किया था। इस तरह से लिखा जाता है, वीने। किसने किया था एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन? वीने ने किया था, तो आपको ध्यान रखना है। द्वि कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। तीन कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने, ये भी किसने किया था? आपका स्पीयरमैन ने किया था। इस तरह से लिख लेना भाई इसको, स्पीयरमैन। कभी को मैडम ने गलत लिखा है, स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। समूह तत्व कारक का सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक तत्व का सिद्धांत दिया था आपका थ्रस्टन ने। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी ही, बिल्कुल वो चीज़ें हैं, ठीक है। एस्टेट के हिसाब से यहाँ से चीज़ एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब सारी ही चीज़ें हैं वो आपकी। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी इजी और एग्जाम्पल थोड़े ऐसे लिए गए हैं जिससे क्या है चीज़ें आप ना भूल पाओ और आपकी क्या है साइकोलॉजी कवर हो जाए। ऑलमोस्ट साइकोलॉजी कवर होने वाली है। सभी टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड सभी आपके क्लियर होंगे। समूह कारक तत्व सिद्धांत बुद्धि मानसिक योगदान से मिलकर बनी है। इसमें क्या है? समूह कारक सिद्धांत बुद्धि में मानसिक योगदान से जो मिलकर बनी है, इसमें ये बुद्धियाँ आती हैं, ठीक है। प्राथमिक, समाज, सांख्यिकी, प्रत्यक्षीकरण, स्थान संबंधित योग्यता, तर्क संबंधी, शब्द प्रभास, तो ये 6 आती हैं। आपको यहाँ पे क्या है, सिर्फ नाम ध्यान है। समूह कारक तत्व सिद्धांत बुद्धि या मानसिक योगदान से मिलकर बनी है। उसके बाद चलते हैं 7 जो रहेगी वो रहेगी स्मृति। बस आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं और कितनी है, ये 7 है। उसके बाद है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत क्या होता है भाई आपका? इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो रहेंगे वो रहेंगे जी एच। इस देखो प्रतिदर्श सिद्धांत, ठीक है। प्रतिदर्श सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक रहेंगे G.H. थॉमसन, ठीक है। इनके अनुसार एक समूह की योग्यता में परस्पर समानता पाई जाती है। प्रतिदर्श सिद्धांत में होता है जो एक समूह होता है, ठीक है, उसमें परस्पर समानता पाई जाती है। और ये जो प्रतिपादन किया था वो G.H. थॉमसन ने किया था। तो प्रतिदर्श सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। पदानुक्रमिक एक बुद्धि का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ट ने किया था। किसने किया था? वर्ट ने किया था। ध्यान रखना है, पदानुक्रमिक बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? वर्ट ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। यही आपको ध्यान रखनी है। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत, और मैंने ये सारे सिद्धांत करवा भी रखे हैं, एक ही वीडियो में कंप्लीट सिद्धांत करा रखे हैं। यहाँ पे मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ। साइकोलॉजी से व्यक्ति तत्व में हो गया, वंशानुक्रम, वातावरण के अनुसार किस किस मनोवैज्ञानिक ने किस किस टॉपिक में कहा, तो यहाँ पे करवाने जरूरी हो जाते हैं जिससे क्लियर हो जाए चीज़ें। बट अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो 5 नंबर के सिद्धांत आपके, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे उन 100 सिद्धांतों से। ये सारे सिद्धांत हैं भाई उस वीडियो में, तो जरूर वॉच करें वो वीडियो। त्रिआयामी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रदान जेवी गिलफोर्ड होगा। बुद्धि के और है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना, एज इट इज पूछा जाता है। के और ए कैक है बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो हब ने दिया था। किसने दिया था? हब ने दिया था। त्रिचापीय त्रिघटीय सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टोनबर्ग ने दिया था। स्टोनबर्ग ने किया था। किसने किया था? स्टोनबर्ग ने किया था। त्रिचापीय त्रिघटीय सिद्धांत स्टोनबर्ग हो गया। उसके बाद चलते हैं 6 टॉपिक पे। 6 टॉपिक रहेगा हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने 1983 में दिया था। किस में दिया था? 1983 में। इन्होंने 8 तरह की बुद्धि बताई जिनके अनुसार कोई एक तत्व नहीं होता है। इनकी ये कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वो एक तत्व में नहीं होती है बुद्धि, ठीक है।
इन्होंने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो एक तत्व नहीं होती है बुद्धि, बुद्धि अलग अलग प्रकार की विधियों का अस्तित्व करती है, ठीक है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, क्योंकि जो बुद्धि होती है हमारी एक बुद्धि नहीं होती, मतलब एक तत्व नहीं है, बहुत सारे तत्व होते हैं। और जो तत्व रहेंगे, अलग अलग प्रकार की विधियां जो रहेंगी, ठीक है, वो प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहेगी, ठीक है, वो डिपेंड नहीं रहेगी। और ये सिद्धांत दिया था 1983 में हार्वर्ड गार्डन ने। तो इन्होंने जो बताई थी, जो बुद्धि बताई थी, यहाँ पे कह रहा ना अलग अलग, ये इन्होंने इस तरह से बताई थी। इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। किसने बताई थी? हार्वर्ड गार्डन ने। स्वादिक भाषा बुद्धि, तार्किक, स्थानिक, शारीरिक गति, संगीतात्मक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, अस्तित्ववादी बुद्धि और प्रगतिवादी बुद्धि, ठीक है। तो देखो शाब्दिक बुद्धि में क्या होता है, एक एक करके मैं बता देती हूँ जल्दी जल्दी, यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। और देखो बहुत ही इजी है याद रखना। शाब्दिक बुद्धि जैसा कि शब्दों से पता चल रहा है, जो शब्दों पे जो काम करते हो, जिसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान जिनको हो, वो आपके शाब्दिक बुद्धि में आते हैं। किसी बुद्धि में आते हैं? शाब्दिक बुद्धि में। जैसे कि कवि हो गए, पत्रकार हो गए, वकील हो गए, तो भाषा पे डिपेंड होते हैं भाई, ये भाषा पे इनका अच्छा खासा ज्ञान होता है, तो शाब्दिक भाषी बुद्धि इनको कहा जाता है। तार्किक से पता चल रहा है, गणितीय बुद्धि जिनमें होती है वो तार्किक होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो रहेगी आपकी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में क्या आता है? स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि में होता है वह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, ठीक है, जगह मतलब स्थानों से पता समझ लेना, स्थानों से, ठीक है, एग्रीकल्चर जिसमें आती है, मानसिक कल्पनाओं से, जगह से, अंतरिक्ष से, इन सारी चीज़ें जिसमें आ जाए वो स्थानों से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो स्थानिक बुद्धि होंगी। शारीरिक गतिक बुद्धि क्या रहती है? शरीर को गति देने वाली बुद्धि, ठीक है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जैसे कि एथलीट होते हैं, डांसर होते हैं, शरीर को गति देते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सी बुद्धि होती है? इनमें शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। संगीतनात्मक बुद्धि, जिनमें संगीत की, जिनको जैसे सिंगर होते हैं, एंटरटेनर होते हैं, ये इनमें कौन सी बुद्धि होती है? इनमें संगीतात्मक बुद्धि होती है, ठीक है, नाम से आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इंग्लिश में इसको याद करना ईजी होता है। बाकी हिंदी में बता दूं, जो इंटरपर्सनल होता है इसको कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि, और जो आपका नहीं सॉरी इंटरपर्सनल को कहते हैं अंत व्यक्ति तत्व की बुद्धि, और इसको कहते हैं अंत व्यक्ति तक बुद्धि, ठीक है। इसलिए इनमें कंफ्यूजन रहती है हिंदी में, पर आप इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल से ध्यान रखना। इंटरपर्सनल इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इंटर हो गया, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति। यह पता चलता है कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, जैसे नेता, असामाजिक कार्यकर्ता। देखो नेता क्या है? दूसरों से बात करना, ठीक है, कि उनसे इंटरेक्ट करना, उनको अपनी बातों में उलझा लेना, तो अंतर व्यक्तिगत में आते हैं, ठीक है, ये दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कार्यकर्ता होते हैं, तो ये चीज़ होती है। सामाजिक कार्यकर्ता भी इसी बुद्धि के होते हैं। तो इंटरपर्सनल हो गया। इंट्रापर्सनल में क्या होता है? इंटरल में होता है अंत व्यक्तिगत बुद्धि के जो देंगे, ये खुद में ही खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल में तो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, लेकिन इंट्रापर्सनल में खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ठीक है, वो जो है सत्य की खोज करते हैं, तो वे क्या होते हैं? अंत व्यक्तिगत बुद्धि होते हैं, इंटरपर्सनल के व्यक्ति होते हैं, खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि किस में होती है? इस ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि के, इस बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में खोज करते हैं, जैसे कि हम इस दुनिया में कैसे आए, अस्तित्व की खोज करना, जैसे भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों के पास ये बुद्धि होती है वो इस बुद्धि में आते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि में। ये हो गई आपकी लास्ट, ठीक है, ये प्रकृति है भाई, प्रकृति की बुद्धि, ये सबसे लास्ट में दी थी, ठीक है। इससे पहले अस्तित्ववादी आ जाएगी, और उसके बाद लास्ट में ये 8, यहाँ पे 8 दी थी, 8 बुद्धि है भाई ये, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे। और लास्ट में रहेगी ये वाली बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि 9 नंबर है, और 9 वाली बुद्धि 8 नंबर है, ठीक है। तो इनमें ये थोड़े से ऊपर नीचे हो गए थे, तो ध्यान कर लेना। जो आपकी प्रगतिवादी बुद्धि थी, मतलब प्रगति से प्यार हो, ठीक है। तो इस बुद्धि के व्यक्ति जो रहेंगे वो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, प्रकृति से उनको प्यार रहते हैं, पेड़ पौधों में ज़्यादा रुचि रहते हैं, तो प्रकृति से प्यार रहते हैं इनको। अधिगम लर्निंग, तो अधिगम लर्निंग जो है इसको देखते हैं कि क्या रहता है।
अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में सीखता है। ये भी आपका एक टॉपिक ही है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो अच्छे से सीखना। अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है सीखना। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने की प्रक्रिया होती है, मतलब जन्म से लेकर जब तक की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक क्या है हम सीखते रहते हैं चीज़ों को, तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम होता है, ठीक है। तो चीज़ों को अपने जो व्यवहार है, एनवायरनमेंट है, उसके अनुसार चीज़ों को सीखना और परिवर्तन करना, उन चीज़ों में समय के अनुसार परिवर्तन करना ही क्या होता है? अधिगम होता है। अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। अधिगम क्या है? जीवन तक सीखते हैं, ठीक है। जब से हम छोटे बच्चे होते हैं, जब जन्म होता है और जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक क्या है हम चीज़ों को सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ठीक है। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ सीख जाते हैं तो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। जब हमको नॉलेज हो जाती है, ठीक है, पता हो जाता है चीज़ों का, तो हम अपने व्यवहार में भी चेंज कर लेते हैं कि ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसे कि बहुत से व्यक्ति होते हैं, जब उनको नॉलेज हो जाती है कि बेकार है दूसरों पर अपना समय बर्बाद करना। कोई मूर्ख व्यक्ति अगर आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ बेकार है इसको समझाना, क्योंकि आपको क्या है? जो रहेगा, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन, आप व्यवहार में अपने में परिवर्तन कर लोगे, ठीक है। तो सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। उद्देश्य जैसे कि आपका स्टेट पास करना है, स्टेट के लिए सीख रहे हो, ठीक है। जब आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा तो इसी को कहेंगे उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है आपका सीखना, अधिगम। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक कार्य है। सीखना मानसिक कार्य, मतलब जो है आपका बुद्धि से किया जा रहा है। उसके बाद है मानसिक प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है, ठीक है। ये हो गया मानसिक क्रिया किस पे निर्भर करती है? सक्रियता पे एक्टिव रहती है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है और सीखना कुशलतादायक है, ठीक है। कुशल आप इजीली सीख लोगे, ऐसा नहीं है सीखने में, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे चीज़ों को तो आप सीख लोगे। अधिगम को प्रभावित भी करते हैं, जो हम सीख रहे हैं उसको प्रभावित करने के भी कुछ कारक होते हैं, वो हम कर लेते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। देखो, बालक की योग्यता, निश्चित उद्देश्य और परिवार, ये चीज़ें होती हैं बालक की योग्यता, ठीक है। अधिगम कोई चीज़ वो सीख रहा है, ध्यान से सुनना भाई, कोई चीज़ बालक कुछ सीख रहा है तो उसको योग्यता ही नहीं है, उसका आईक्यू लेवल ही कम है, तो उसको प्रभावित करेगा, वो इतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा जिससे उसे सीखना चाहिए। तो ये डिपेंड होता है बालक की योग्यता पे। निश्चित उद्देश्य पे, आप जब अपना टारगेट फिक्स कर लोगे, जैसे कि आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि एस्टेट निकालना है, एस्टेट निकालना है, किसी भी तरह से निकालना है, तो ये निश्चित आपने उद्देश्य कर लिया तो आपने को जो सीखने की जो गति हो जाएगी वो तेज़ हो जाएगी। अब ये जो टॉपिक है, ये जो कोर्स है CDP साइकोलॉजी का, ये एक महीने जब पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक अच्छे से एक दिन में कवर करते हैं, जब जाके 30 नंबर की साइकोलॉजी हो पाती है। लेकिन जब आपने ठान लिया है, निश्चित उद्देश्य बना लिया है, तो इसको आप क्या है 2 से 3 दिन 4 दिन में भी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और वो चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो टॉपिक करा रही हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये होती है बालक की निश्चित उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य कर लेते हैं तो जो कार्य आप 10 दिन में कर रहे हैं वो आप 1 दिन में या 2 दिन में भी कर लोगे, ठीक है। सिर्फ क्या है, ठान लो, जो ठान लिया है वो करके दिखाना है। परिवार पर भी डिपेंड करता है सीखना, परिवार का साथ जरूरी होता है, ठीक है। आपका एनवायरनमेंट ऐसा है घर में कि आपको सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या है, अधिगम पे इसका इफेक्ट पड़ता है। समाज से भी पड़ता है, समाज भी क्या है अधिगम पे इफेक्ट डालता है। वातावरण पे भी, ठीक है। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं, कितनी भी अगर आपको डाउट है, जैसे कि आप देखो कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो मैं कोशिश मेरी रहती है कि मैं सभी का जो जो है डाउट, जो मीनिंगफुल डाउट होगा मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। आपका आंसर देती हूँ, जब आप कमेंट बॉक्स में करते हो तो मैं सभी का आंसर देने की कोशिश करती हूँ जिस बच्चे को क्या है क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को लेके। तो ये होता है शिक्षक का व्यवहार। बहुत से शिक्षक ऐसे होते हैं, वो एक बार बता दिया, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो अपना काम करो। बहुत से स्टूडेंट टीचर जो होते हैं ऐसे होते हैं। तो शिक्षक का व्यवहार ऐसा होगा तो क्या है, अधिगम पे इफेक्ट पड़ेगा। मेरा समझाने का तरीका था ये, ठीक है।
तो क्या है, शिक्षक का व्यवहार पे इफेक्ट पड़ता है। शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की जब तक जो डाउट है क्लियर ना हो जाए तब तक उसको चीज़ें समझाएं। सीखने की इच्छा होगी, जब आपको इच्छा होगी किसी चीज़ को कार्य करने की, जब इच्छा होगी तो आपका अधिगम अच्छे से होगा। जब आपको इच्छा ही नहीं है तो आप पे इफेक्ट डालेगा सीखने पर। तो 7 नंबर टॉपिक है। आई होप कि आपको 6 टॉपिक क्लियर हुए होंगे। कोशिश करती हूँ की थी मैंने पूरी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। मैं इसी तरह से आपका हर एक सब्जेक्ट कवर कराने वाली हूँ। 10-15 दिन जो बचे हुए हैं, ठीक है, अपनी तरफ से जो 90 नंबर का पोर्शन रहेगा मैं उसके लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। और जो आपका सब्जेक्ट है आप उस पर ध्यान दीजिए और जो मेरी वीडियोस आ रही है उनको पढ़िए। आप ज़रूर पास होंगे, 100% आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 7 नंबर टॉपिक रहेगा आपका अधिगम। अधिगम, जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि किसी माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिगम की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। क्या होता है अधिगम? जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ठीक है, किसी चीज़ से नाप रहे हैं कि कितना अधिगम हो गया है, किस तरीका का अधिगम है, ग्राफ हो गया, आरेख हो गया, उससे प्रदर्शित किया जाता है तो उसको अधिगम वक्र कहते हैं। और अधिगम वक्र स्टेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये होता है। इसमें अधिगम की न्यूनता मतलब कितना अधिगम है, उसकी न्यूनता और अधिकता। ठीक है, न्यूनता मतलब कम, अधिकता मतलब ज़्यादा। ऐसी स्थितियों को व्यक्त किया जाता है अधिगम वक्र के द्वारा। ठीक है, आगे समझते हैं। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखीय, उन्नतर वक्र और न्योत्तर वक्र और मिश्रित वक्र। देखो, सरल रेखीय जो सरल है, सिंपल है। न्योत्तर वक्र मतलब जो रहेंगे आपके जिसमें गति तेज होती है। ठीक है, मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगी तब अच्छे से समझोगे। जिसमें गति क्या है, तेज होती है। जिसमें क्या है, सामान्य रहती है, वो सरल होगा। जिसमें तेज होती है वो आपका उन्नतर हो गया। न्यूत्तर जिसमें गति जो है आपकी, जो न्यूत्तर है उसमें गति आपकी कम रहती है, वो न्यूत्तर होगा। मिश्रित में क्या है, मिश्रित से समझ रहे हैं आपसे। ठीक है, इनमें सारे ही गुण आ जाएंगे, कभी तेज, कभी सीधी, कभी आपकी कम, तो सारे ही हो जाते हैं मिश्रित अधिगम वक्र में। ठीक है, तो इनके जो वक्र रहते हैं, सरल रेखीय वक्र तो होता है ये। ठीक है, तो सरल रेखा में गति करता है। ये देखो, सरल रेखा में सीधा जाएगा इस तरह, तो ये सरल रेखीय वक्र होता है। ठीक है, ये होगा आपका सरल रेखीय वक्र। अगर आपका सीखना जो है सीधी रेखा में जा रहा है, ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है, वो चेंज ही नहीं हो रहा, बस जो जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके से चलता हुआ जा रहा, तो वो सरल वक्र हो जाएगा। उन्नतर वक्र देखिए कैसा होता है, इस तरह से उन्नतर होता जा रहा है। ठीक है, उन्नतर होता जा रहा है। स्टार्टिंग में तो कम था, स्टार्टिंग में तो कम था और धीरे धीरे क्या है, ऊंचा होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, मतलब ज़्यादा चीज़ें ग्रहण करता जा रहा है, तो वो होता है उन्नतर वक्र। उसके बाद देखो न्यूनतर वक्र क्या होता है। ठीक है, ये होता है न्यूनतर वक्र। जब आपका स्टार्टिंग में तो क्या है, न्यूनतर वक्र स्टार्टिंग में तो होता है आपका ज़्यादा, उसके बाद सॉरी, न्यूनतर जो वक्र रहेगा वो इस तरह से रहेगा। स्टार्टिंग में तो यहाँ से तो रहेगा ज़्यादा और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ गिरता चलेगा, मतलब कम होता चले जाएगा। इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। फिर से बताती हूँ, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, वो ज़्यादा होता है फिर कम होता चला जाता है, तो वो न्यूनतर वक्र होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा फिर वो कम होता ही चले जाएगा, न्यूनतर वक्र। और मिश्रित वक्र, ठीक है, मिश्रित वक्र सिंपल सा है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरह से। ठीक है, कभी अब वो सीधा भी हो सकता है, मतलब सरल भी हो सकता है, तो वो होगा मिश्रित वक्र। ठीक है, मिश्रण से समझ लेना, इन सारों के मिश्रण हो जाएगा। आगे आपका अधिगम पठार। अधिगम पठार क्या होता है भाई, ध्यान से समझना। इसमें सीखने की जो गति है रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न ही अवनति होती है। ठीक है, जब अधिगम पठार आए तो उसमें ना तो सीखने की जो आपकी गति न तो उन्नति होती है ना इसमें अवनति होती है। अधिगम का पठार, अधिगम की गति इसमें 0 होती है, तो ध्यान रखना। जो अधिगम पठार होगा उसमें जो सीखने की गति है वो 0 होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम, 0 होती है। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, जब कोई एक सीखा हुआ, ठीक है, अधिगम स्थानांतरण क्या होगा, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल काम को प्रभावित करे। मतलब कोई कार्य आपने सीखा है वो आपके आगे आने वाले कार्य में भी आपकी मदद करे, वो सीखने अधिगम का स्थानांतरण होता है, मतलब सीखने का स्थानांतरण होता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रक ट्रक चलाना सीख लिया। ठीक है, ट्रक चलाना जो सीख लिया तो उसका जो कौशल रहेगा वो कार चलाने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगा। जो आपको
ट्रक चलाना, ट्रैक्टर चलाना आ गया तो आप कार चलाना भी इजीली सीख लोगे। तो एक किसी कार्य को आपने करना सीखा तो वो कार्य आपके दूसरे कार्य में भी मदद करे तो उसको कहते हैं ट्रांसफर और लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण उसके ये भी आपके प्रकार होते हैं अधिगम स्थानांतरण के, ये आपको करने हैं। ठीक है, तो एक तो होता है आपका धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण के प्रकार जो अभी हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सीखा उसके प्रकार है ये। एक तो होता है आपका धनात्मक स्थानांतरण, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो, एक होता है आपका क्षितिज स्थानांतरण। ये क्या होते हैं? धनात्मक होता है आपका, देखो धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान। ठीक है, जब पहला ज्ञान जो चीज़ आपने सीखी, जैसे आपने ट्रक चलाना सीखा, वो ज्ञान आपका दूसरे ज्ञान में सहायता करे तो वो आपका धनात्मक रहेगा, मतलब पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक है, पहला ज्ञान पहला जो ज्ञान है दूसरे कार्य में आपका काम आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपने पहले साइकिल सीखी, साइकिल से मोटरसाइकिल सीखी, तो साइकिल आपने सीख ली, फिर उसके बाद स्कूटी सीखोगे, तो साइकिल जब आप सीख लोगे तो स्कूटी ईजिली सीख लोगे। तो पहला ज्ञान आपके काम आ रहा है। यहाँ पे जो आप साइकोलॉजी कर रहे हो, ये साइकोलॉजी आपकी एस्टेट में काम आएगी, फिर इसके बाद सीटेट का पेपर होगा तो वहाँ पे भी तो काम आएगी। तो यही होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो धनात्मक स्थानांतरण इसको कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इंग्लिश में समझ लेना भाई, इंग्लिश वाले। नेगेटिव स्थानांतरण, ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? किसी कार्य को करने का जो ज्ञान है, योग्यता है तथा अनुभव है। ठीक है, जो मतलब आप एग्जाम्पल से समझिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो कार्य आपके दूसरे कार्य में काम ना आए, ठीक है, तो वो ही रहेगा। देखो नेगेटिव स्थानांतरण क्या होता है, सिंपल सा है। अब नेगेटिव वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। जब इसमें पहला जो कार्य है, ठीक है, पहले कार्य सीखा हुआ ज्ञान आपके दूसरे कार्य में काम ना है। मतलब कि यहाँ पे आप एसटेट के एग्जाम में हरियाणा जीके भी पढ़ोगे भाई, है ना, हरियाणा जीके पढ़ोगे। ठीक है, सीडीपी तो आपके काम आ गई सीटेट के पेपर में, लेकिन हरियाणा जीके वहाँ काम नहीं आने वाली, तो उसको कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो हरियाणा जीके आपकी सीटेट में काम नहीं आएगी, बाकी आपकी जो है स्टेट में काम आएगी, तो उसको नेगेटिव कहते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे अभी दो रह गए हैं। ठीक है, जीरो स्थानांतरण रह गया है। जीरो स्थानांतरण में क्या है, सीखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में जो कार्य है, जो पहला जो कार्य आपने सीखा, पूर्व अनुभव जो आपका पास है, ना तो उसमें सहायता रहेगी और ना बाधक रहेगा। ठीक है, ना तो सहायता आपको देगा आगे, ना आपको बाधा देगा, तो वही होता है आपका अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक है, ना तो आपको उससे फायदा है ना नुकसान है। क्षितिज स्थानांतरण क्या है, जब किसी सत्र में अर्जित ज्ञान, अनुभव, परीक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाए। ठीक है, जो स्थानांतरण क्षितिज स्थानांतरण रहेगा, जैसे गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास, उसी तरह विज्ञान जो रहेगा उसके अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है, तो उसको क्षितिज स्थानांतरण कहते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर लर्निंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ध्यान रख लेना। जैसे गणित में जोड़ घटाने के प्रश्न हैं, ठीक है, उनको हल करने का जो अभ्यास है, इसी तरह से विज्ञान में प्रश्नों को हल किया जाता है, तो इसको ही क्या है, स्थैतिक स्थानांतरण कहेगा। जो आपके करने का जो तरीका है, अभ्यास है, जो आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एसटेट के एग्जाम में, वो आप सीटेट के में भी मेहनत कर, आपको जो क्या है रूटीन बन जाएगा। तो इसी यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। टॉपिक क्या रहेगा, भाषा और चिंतन। 8 नंबर टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाषा अपने विचारों और दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। क्या है, भाषा। भाषा के बारे में बताया है, फिर हम भाषा से करेंगे, फिर हम उसके बाद चिंतन करने वाले हैं। देखो, भाषा अपने विचारों और दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। भाषा है जो मेरे विचार हैं, ठीक है, मैं जो यूज़ कर रही हूँ, भाषा यूज कर रही हूँ, मेरे जो विचार है, जो मेरी नॉलेज है, जो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो मैं एक्सपीरियंस आपको कैसे आपको दे पा रही हूँ, भाषा के द्वारा ही तो दे पा रही हूँ, तो इसको ही कहते हैं आपका, ठीक है, भाषा। तो ये इसका संबंध होता है भाषा और विचारों का। उसके बाद चलते हैं भाषा के प्रकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाषा के जो प्रकार होते हैं, तो मैं किस तरह से, एक तो आपको यहाँ पे मैं लिख के कोई चीज़ मैं आपके पास लिख रही हूँ, तो आपको इसके द्वारा क्या है, अपना भाषा लिख के आपको चीज़ों को समझा पा रही हूँ। ठीक है, सॉरी ये मौखिक है,
ठीक है। एक तो लिखना हो गया, एक हो गया मौखिक। मौखिक मतलब मैं बोल के आपको चीज़ों को समझा पा रही हूँ, और लिखित मतलब लिख के चीज़ों को समझा पा रही हूँ। तो ये भाषा के तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो मैं लिख के समझाऊंगी, वो आप समझ जाओगे अपने विचारों को। एक आपको बोल के समझा रही हूँ, मौखिक हो गया, वो आप समझ जाओगे। एक होता है सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक। सांकेतिक क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे बॉय दे दिया, बॉय बनाती हूँ, बॉल बनाती हूँ। ठीक है, एप्पल बना के एग्जाम्पल दूँ, वो सांकेतिक हो जाएंगे। या हाव भाव से मैं कोई चीज़ें हाथों से करके, आंखों से करके आपको बताऊँ सामने फेस टू फेस, तो वो सांकेतिक में आते हैं। तो 3 प्रकार होती है भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज 3 टाइप्स की हो। ओके, तो ये होते हैं मौखिक, लिखित, आपके सांकेतिक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भाषा का स्वभाव और क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम। भाषा का स्वभाव, ठीक है, भाषा का स्वभाव और क्रम। तो ये एक लाइन है भाई, ध्यान रखना है, भाषा का स्वभाव और क्रम। और ये मनोवैज्ञानिक क्रम जो नीचे दिए ना, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है। ठीक है, भाषा का स्वभाव और क्रम होता है, और मनोवैज्ञानिकों ने ये क्रम बताया है भाषा का। तो पहले क्या बताया था उन्होंने, बताया था सुनना। ये एग्जाम लास्ट ईयर पूछा गया था स्टेट के एग्जाम में, ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, चीज़ें लिख सुनते हैं। ठीक है, लिसनिंग करते हैं, चीज़ों को क्या है, सुनते हैं। सुनने के बाद फिर क्या है, बोलते हैं। पहले आप चीज़ों को सुन रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, उसके बाद क्या है, आपको दोहरानी है, चीज़ें पढ़नी है, स्पीकिंग करोगे। ठीक है, फिर स्पीकिंग के बाद रीडिंग आता है, फिर रीडिंग के बाद राइटिंग आता है। तो ये होता है क्रम, ये आपको ध्यान रखना है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। और छोटा बच्चा क्या है, इसी तरह से भाषा का क्रम इसी तरह से सीखता है। पहले वो सुनना, छोटा बच्चा रहेगा वो सुनना सीखेगा, फिर वो बोलना सीखेगा, फिर वो पढ़ना सीखेगा, पढ़ने के बाद वो लिखना सीखेगा। तो ये क्रम होता है, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है। ठीक है, एक क्रम और होता है भाई, ये तो होता है मनोवैज्ञानिक क्रम, ध्यान रखना आपको, मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन मॉन्टेसरी के अनुसार एक क्रम और होता है, उसमें उन्होंने पहले सुनना बोल दिया। ठीक है, पहले क्या है, लिसनिंग होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, स्पीकिंग होगा, फिर पहले उन्होंने लिखना बता दिया। यहाँ पे जो मॉन्टेसरी है उन्होंने पहले लिखना बता दिया, और लिखने के बाद पढ़ना बताया था। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले पढ़ना है और फिर लिखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मॉन्टेसरी में सिर्फ लिखने में परिवर्तन किया था, लिखना पहले बता दिया और पढ़ना बाद में बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका, ठीक है, 9 नंबर, किसी भी समस्या का समाधान करना। ये कौन सा टॉपिक है, ये आपका चिंतन है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा नहीं है, चिंतन है, चिंतन वाला टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान कर लेना। चिंतन यहाँ पे लिखना भूल गई मैं। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही आपके क्या है, चिंतन होते हैं। जो भी कोई समस्या है उस समस्या को आप सोल्यूशन निकालोगे। ठीक है, सॉल्यूशन निकालोगे, सोचोगे कि कैसे सॉल्व करूँ इस समस्या को, तो वो जो सोच रहे हो ना, वो थिंकिंग, वो ही आपकी चिंतन है। चिंतन जो रहेगा, चिंतन कारण समस्या उत्पन्न होने पर होता है। जो चिंता का जो कार्य रहेगा वो समस्या उत्पन्न होने पर होता है। ठीक है, तो इसका आरंभ है ये। ठीक है, आरंभ, इसको आरंभ कर लेना भाई, चिंता का जो आरंभ, क्या हो गया भाई, हाँ, चिंता का जो आरंभ है समस्या उत्पन्न होने पर होता है, और समस्या समाधान होने तक चलता रहता है। जो चिंतन होता है, इसका आरंभ कब होता है, जब कोई आपकी समस्या आ गई आपको, तो समस्या आ गई, आप सॉल्यूशन निकालोगे, तो उसका जो सॉल्यूशन निकालोगे समस्या के बाद ही तो निकालोगे। तो समस्या उत्पन्न होने पर जो है समस्या का समाधान होने तक चलता रहता है आपका चिंतन। चिंतन के प्रकार कर लो, स्वैलीन चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, 2 प्रकार का चिंतन होता है। ठीक है, तो ये जो चिंतन होता है स्वयं में लीन होता है, मतलब अपने आप में ही, कल्पनाओं में ही। ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन निकालते हो, वास्तविक रूप से इसका कोई मतलब नहीं होता स्वैलीन चिंतन का। ठीक है, मतलब कि अपने आप में खोए रहते हो, सोचते हो। जैसे कि बहुत से हम बचपन में सोचते थे कि काश हमारे जैसे डोरेमोन होता है, डोरेमोन के जैसे हमारे पास भी गैजेट्स होते। ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते। तो ये कल्पनाएं जो होती हैं अपने माइंड में होती हैं, स्वैलीन चिंतन को कहते हैं। अपने आप में खोए रहते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, अपने आप ही सॉल्यूशन निकालते रहते हैं चीज़ों को, उसको कहते हैं। तो वो आपका जो चिंतन रहेगा उसका आपका जो है वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहेगा। ऐसा चिंतन है जैसे हम सुपर हीरो रहते, तो वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये स्वैलीन चिंतन होता है। और यथार्थवादी चिंतन, यथार्थवादी, यथार्थ भी समझ में आ रहा है, ये चिंतन जो रहेगा वो वास्तविक चिंतन रहेगा। जो आपका जीवन है उसमें जो समस्याएं होंगी, ठीक है, उन पे आप जब चिंतन करोगे तो ये वास्तविक चिंतन रहेगा। और जो आपका बिना मतलब का चिंतन है जो बच्चों का, वो आपका स्वैलीन चिंतन हो जाएगा। ठीक है,
यथार्थवादी चिंतन 3 प्रकार का होता है, अवसारी, अपसारी, आलोचनात्मक। जो ये शैलीन चिंतन है वो उसका तो बस इतना ही था, ठीक है, अपने आप में कल्पनाओं में, ठीक है, तो वो शैलीन चिंतन होता है। यथार्थवादी चिंतन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके जो 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट रहेगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या है, इसमें जो समस्याएं रहती हैं एक बिंदु पर केंद्रित रहती हैं, ठीक है, एक बिंदु पर केंद्रित रहती हैं। जैसे क्वेश्चन होता है उसका एक ही आंसर रहता है। जैसे मैं पूछूं आपसे, ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं जैसे कि हरियाणा में कितने ज़िले हैं, तो आप बता दोगे 22 हैं। कितने ज़िले हैं? 22 हैं, तो आंसर भी एक ही हुआ, ठीक है। तो ये आपका अवसारी चिंतन में आता है। ये कौन कन्वर्जेंट थिंकिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जो समस्या रहेगी उसका एक ही आंसर रहेगा, एक ही बिंदु पर केंद्रित रहेगा, तो वो अवसारी चिंतन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन एक आंसर। उसके बाद अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन क्या है, इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। इसमें जो समस्या है कल्पना है, ठीक है, जो रहेगी वो जैसे ओपन माइंडेड एंडेड होता है। ओपन जैसे एंडेड मैंने क्वेश्चन बताए थे। इसमें जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था, ठीक है, हरियाणा की विशेषताओं का वर्णन करें, तो बहुत सारे आंसर रहेंगे। ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका अपसारी। आई होप कि अपसारी और अपसारी आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें तो एक क्वेश्चन होता है, एक आंसर होता है। इसमें एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर आप निकाल दोगे, विशेषताएं बहुत सारी बता दोगे किसी भी टॉपिक पर। आलोचनात्मक चिंतन भी समझ लो। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन होता है, ठीक है। गुण और दोष, ठीक है, दोनों ही चीज़ों को देखकर जब आप चिंतन करते हो तो उसको आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे चिंतन के सामान्य प्रकार भी हैं, इनके भी सिर्फ आप नाम ध्यान लिखना, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। चिंतन के सामान्य प्रकार, फर्स्ट जो रहता है वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन रहता है, ठीक है। सेकंड रहेगा प्रत्यात्मक चिंतन, काल्पनिक चिंतन और तार्किक चिंतन, ठीक है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन में क्या है, जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में चिंतन करते हैं, तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने है, ठीक, तो वो रहेगा आपका प्रत्यक्ष। लिख लेना भाई, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ये चिंतन के सामान्य प्रकार हैं, ठीक है। ये तो रहेगा फर्स्ट। इसमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं जिन पे हम चिंतन करना प्रारंभ करते हैं तो वो आपका प्रत्याशात्मक चिंतन रहेगा। उसके बाद सेकंड होता है आपका, यहाँ पे सेकंड नंबर बता दूं आपका, सेकंड नंबर रहेगा आपका प्रत्यय आत्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन। ये क्या रहेगा आपका, इसमें जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, मतलब एब्स्ट्रैक्ट, एक प्रकार से ना इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ठीक है। अमूर्त चिंतन इसमें होता है प्रत्यात्मक चिंतन में। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उन पे हम काम करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन करते हैं, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चिंतन इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें होती है, अमूर्त चिंतन होता है, ठीक है। उसी तरह से जो वो प्रत्यक्षात्मक फर्स्ट वाली की थी उसमें हम मूर्त चिंतन करते, कॉन्क्रीट थिंकिंग करते, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उन पे काम करते। तो ये आपने कर ली हैं, इनको आंसर आप निकाल दोगे। इंग्लिश में ना इनका कॉन्क्रीट थिंकिंग के नाम से आएगा। जो प्रत्येगात्मक चिंतन यहाँ पे मिले लिखा है ये इंग्लिश में आएगा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो अगर आपको पता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या रहती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या रहती है, तो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। इनमें आप आंसर आपने चीज़ें पढ़ ली हैं तो इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक और होती है सामान्य प्रकार में काल्पनिक होती है, कल्पना पे चिंतन किया जाता है। और तार्किक में आप जैसे कि तर्क करते हो, वितर्क करते हो, ठीक है, मैथ वैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो वो तार्किक लॉजिकल थिंकिंग में आ जाते हैं। तो ये होते हैं आपके चिंतन। लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कल्पना। ये भी कर लो भाई। पूर्व अनुभव के आधार पर किसी वस्तु की अनुपस्थिति में भी जो वस्तु के बारे में सोचना कल्पना कहलाता है, ठीक है। पूर्व अनुभवों के आधार पर किसी वस्तु की अनुपस्थिति में जो वस्तु के बारे में सोचना वो कल्पना कहलाता है। चिंतन के लिए हम कल्पना की आवश्यकता होती है। चिंतन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, कल्पनाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब कल्पनाएं रहेंगी जब तो चिंतन होगा। मैकडूगल के अनुसार मतलब कल्पनाएं जो रहेंगी उनमें हम चिंतन करते हैं, ठीक है, चीज़ों का। तो इसके कहने का मतलब ये है। मैकडूगल के अनुसार क्या है, इनके अनुसार कल्पना मानसिक व्यवहार और अप्रत्यक्ष के बारे में चिंतन है, ठीक है। मैकडूगल के अनुसार, इनके अनुसार कल्पना मानसिक व्यवहार और अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में चिंतन है। उत्पादन कल्पना, पूर्ण उत्पादन कल्पना। कल्पना की विशेषताएं, ध्यान से सुनो भाई। कल्पना की विशेषताएं मानसिक प्रक्रिया, पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रतिमा चयन, उत्पादन, विचार और सर्जन शक्ति, ठीक है। ये रहती हैं आपकी कल्पना की विशेषताएं। तो ध्यान से पढ़ लेना, कल्पना की विशेषताएं आपकी ये होती हैं। टॉपिक नंबर 11, यहाँ पे मैंने आपके लगभग 12 टॉपिक हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक टॉपिक का तो नाम भी नहीं था उसमें। यहाँ पे वैसे तो ये आते हैं आपके जैसे कल्पना चिंतन, इनमें ही छोटे छोटे टॉपिक, पर ये अलग से जो है आते हैं इनमें क्वेश्चंस। जैसे कि ये जो बुद्धि वाला हुआ है ना, इसमें जो मैंने आपको कराया था,
बहुबुद्धि का सिद्धांत, वो बुद्धि में ही आता है वो टॉपिक, लेकिन बुद्धि से क्वेश्चंस एक अलग आएगा और बहुबुद्धि वाले को टॉपिक से जो आएगा वो अलग आएगा। मतलब एक टॉपिक से दो क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक टॉपिक में दो टॉपिक होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपके हैं तो 10 ही टॉपिक, पर वैसे आपके जो है 12 टॉपिक आपके बन रहे हैं। एक टॉपिक पे तो नाम नहीं था ऊपर, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। तो 12 टॉपिक क्लियर हैं यहाँ पे आपके। अभी फिर अभिप्रेरणा है भाई, ये लास्ट का टॉपिक है। ठीक है, मोटिवेट रहेंगे थोड़ा, अभिप्रेरणा बढ़ रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं। चलते हैं, अभिप्रेरणा कर लेना भाई। अभिप्रेरणा ना एक ऐसी आंतरिक शक्ति है अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति, ठीक है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति या, ठीक है, यहाँ या के बाद ये बल है, ठीक है, एक आंतरिक शक्ति या बल या जोश या जुनून है। क्या है अभिप्रेरणा, क्या है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति है, ठीक है, हमारे अंदर की एक ऐसी शक्ति है, हमारा जोश और जुनून है, जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए की ओर ले जाता है। जो आप अंदर से मोटिवेट हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर बनना, तो ये क्या है आपका, ठीक है, लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य है आपका। तो आप उस चीज़ को, कि आप जब टीचर बन जाओगे तो आपको कितनी इज्जत मिलेगी अपने समाज में, अपने परिवार में, आपका जो है लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, आपका जो है, आपको अपने इंडिपेंडेंट हो जाओगे अपने आप पर, ठीक है, तो आपका जो है फ्यूचर बन जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए क्या है, आप मोटिवेट हो अंदर से, और ये मोटिवेशन जो है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो इसके कहने का मतलब यही है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे की शक्ति लगाते हैं, तो ठीक है, पेपर पास करने के लिए आप अंदर से मोटिवेट हो, अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे कुछ बनने के लिए। मोटिवेशन शब्द जो है लेटिन भाषा, मोटिवेशन शब्द, ठीक है, लेटिन भाषा मोवियर मोटम से बना है, ठीक है, ये इस तरह से है। मोटिवेशन शब्द लेटिन भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा, लेटिन भाषा, मोवियर और मोटम से बना है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इस तरह से लिख लेना भाई। इंग्लिश में लिख देती हूँ, इंग्लिश के ही वर्ड है, इंटरनल, इंटरनल, और यहाँ पे आप एक्सटर्नल कर लेना, ठीक है, एक्सटर्नल टी है ये। तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या रहेगी, हिंदी में बता दूं, आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरनल हो जाएगी, एक्सटर्नल आपकी बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये आपको पता चल जाए। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए अंदर से प्रेरित होता है, ठीक है, वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। जैसे अगर कोई चीज़ अपनी मर्जी से, ठीक है, टीचर बनाना चाहता है, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है, आंतरिक रूप से भी प्रेरित है। जैसे कि आप टीचर बनना चाहते हो, अपना जो है सपना पूरा करना चाहते हो, तो आप क्या अंदर से मोटिवेट हो, अंदर से मोटिवेशन आपके पास है। आप क्या है, दूसरों के कहने से नहीं बन रहे टीचर, आपको पता है, ठीक है, आपको अपना सपना पता है, आपको अपना जो स्ट्रगल पता है, सारी चीज़ें आपको पता है, वो अंदर से मोटिवेट हो। आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिससे आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, कुछ बनना आप चाहते हो, तो ये क्या है, आप अंदर से मोटिवेट हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो ये होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन में कुछ नहीं है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाहरी रूप से अभिप्रेरित होता है, ठीक है, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं कॉलेज में, जैसे पापा बोल देते अगर पास होके दिखा देगा तो तुझे बाइक मिल जाएगी, तो वो बच्चा सिर्फ बाइक पाने के लिए पास होता, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है। बाहरी बच्चों जो है, बच्चों यहाँ पे जो बच्चा रहेगा वो एक्सटर्नल मतलब इस चीज़ के लिए प्रेरित है कि अगर वो एग्ज़ाम पास करता तो उसे बाइक मिल जाएगी या फिर मोबाइल मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। लेकिन आप आंतरिक रूप से भी प्रेरित हो, किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, किसी ने आपसे कुछ नहीं कहा है, ठीक है, कि आप ये काम इसलिए ये कर लो, ये कर लो, आपको पता है ये काम मैं करता हूँ तो मेरी जो है लाइफ बन जाएगी, तो ये इंटरनल मोटिवेशन होता है। आई होप कि इंटरनल और एक्सटर्नल आप क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद चलते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत, ये लास्ट है, ठीक है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, ये मोटिवेशन नहीं है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इब्राहिम मैस्लो ने, ठीक है, 1968 से 1970 तक किया था। कब किया था, 1968 से 1970 में। मैस्लो के अनुसार जो हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं, मैस्लो के अनुसार कितनी आवश्यकता होती है, 5 तरह की, ठीक है। वो होती है फर्स्ट दैहिक आवश्यकता, ठीक है, दैहिक आवश्यकता मतलब दैहिक आवश्यकता में क्या होता है, इसमें क्या है, बच्चे जो इंसान रहेगा उसको अपनी फिजिकल जो रहेंगी चीज़ें उसे वो चाहिए, जैसे कि भूख प्यास हो गया, सोना हो गया,
तो उसे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं देही शारीरिक हिसाब से उसे वो चीज़ें चाहिए, ठीक है। जिन चीज़ों की उसे नीड है वो आपको उसको चाहिए, तो वो शारीरिक हो जाएगी, देही की आवश्यकता हो जाएगी। तो फर्स्ट में देही की आवश्यकता आती है। उसके बाद सुरक्षा, ठीक है। उसको फिर क्या है, ये सारी चीज़ें मिले, उसे भोजन मिल गया, उसको क्या है, देह की आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो गई, तो फिर सुरक्षा भी लेगा। सुरक्षा मतलब उसे घर भी चाहिए रहने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ सुरक्षा होती है, तो उसे सुरक्षा भी चाहिए, देह की आवश्यकताओं की पूर्ति भी चाहिए। आत्मीयता की आवश्यकता क्या होती है, ठीक है। इसमें उसको आत्मसम्मान चाहिए, आत्मीयता से आत्मसम्मान चाहिए उसे, समाज में, दोस्तों में, परिवार में उसको अपना सम्मान चाहिए। तो ये आत्मीयता की आवश्यकता, ये भी इंसान को चाहिए। सम्मान की आवश्यकता, सॉरी यहाँ पे आत्म जो नियता रहेगी वो रहेगी, हाँ ये आत्मीयता रहेगी। उसको नौकरी चाहिए, ठीक है। घर मिल गया, उसके बाद नौकरी चाहिए उसको, फिर उसके बाद उसको सम्मान चाहिए, ठीक है। और आत्म सिद्धि की आवश्यकता, जब उसे सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो वो लास्ट में आत्म सिद्धि हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या है, दूसरों के लिए भी कार्य करेगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जो है पूर्ण है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, यह सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत, ठीक है। और क्षेत्रीय सिद्धांत और अभिप्रेरणा क्षेत्रीय सिद्धांत, ये मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत मैंने बता दिया था। मैकडूगल ने दिया था उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत और क्षेत्रीय सिद्धांत। ये आपके इसी में आते हैं, ये आपके अभिप्रेरणा में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं। मैकडूगल का सिद्धांत भी आपका अभिप्रेरणा वाले टॉपिक में आता है, मोटिवेशन में। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत क्या रहता है, यह सिद्धांत डेविड मैकडूगल ने दिया था। नाम लिख लेना भाई, डेविड मैकडूगल ने ये सिद्धांत दिया था। क्या हुआ इसमें, हाँ जी, ये सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैकडूगल ने दिया था, ठीक है, ध्यान लिख लेना। और अभिप्रेरणा स्वास्थ्य का सिद्धांत दिया था आपका फेडिक ने दिया था। और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था डेविड ने, ठीक है, डेविड ने। तो इनके बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। कौन सा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। ये जो मैंने पहला सिद्धांत बताया था आपका, ठीक है, ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं, अभिप्रेरणा के भी सिद्धांत। इसमें आपको कन्फ्यूजन ऐसे हो रही होगी, ये तो है आपका फर्स्ट सिद्धांत अभिप्रेरणा का, जो दिया था मैस्लो ने, मैस्लो का मैंने आपको समझा दिया। सेकंड है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये दिया था आपका मैकडूगल ने, ठीक है। इस तरह से समझिए, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है। उपलब्धि का सिद्धांत दिया, किसने दिया, डेविड ने, किसने दिया, डेविड ने। अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, फेड्रिक ने, ठीक है। ये हो गई आपकी। उसके बाद प्रोत्साहन का सिद्धांत लिख लो। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया बाउल्स एव ने, किसने दिया, बाउल्स एव ने। उसके बाद क्षेत्रीय का सिद्धांत भी लिख लो भाई। क्षेत्रीय का सिद्धांत दिया था आपका कूट लेविन ने, कूट लेविन ने, किसने दिया, कूट लेविन। बस इनका आप इनके नाम ध्यान रख लो, ठीक है। यही चीज़ है बस, इनमें और कुछ है भी नहीं। कूट लेविन ने। ये अभिप्रेरणा चक्र है, ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र है ये भी आपको करना है। इसमें पहले आवश्यकता होती है, ये चक्र ऐसे ही पूछा जाता है। तो पहले आवश्यकता आती है, उसके बाद अंतर्नोद आता है, उद्वेलन आता है, फिर लक्ष्य आता है, उपलब्धि आता है, उत्तेजना में कमी हो जाती है। पहले आवश्यकता चाहिए, उसको खाना पीना, ठीक है, रहना, सब कुछ चाहिए, ठीक है। अंतर्नोद रहेगा, उसके बाद उद्वेलन रहेगा, इच्छुक रहेगा, फिर उसको लक्ष्य मिलना चाहिए, उपलब्धि मिल जाएगी, फिर उत्तेजना में कमी आ जाएगी। जब सब कुछ मिल जाएगा उत्तेजना में कमी आ जाएगी। तो ये आप जो होता चक्र होता है, ये इसी तरह से सीरीज में आपको याद करना है। एग्जाम में ये एज इट इज पूछा जाता है, स्टार लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो ये थे आपके आज के, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 टॉपिक लिखे हैं, बट ये 10 टॉपिक नहीं, ये 12 टॉपिक आते हैं। कि टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक टॉपिक में 2 टॉपिक बनते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ये 10 से 12 जो टॉपिक मैंने कराए हैं, यहीं से आपके 12 ही नंबर, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 12 नंबर लिखवा लो। 12 टॉपिक 12 नंबर दिलाने वाले हैं आज के इस वीडियो से। और जो मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है, उसमें मैंने आपके 6 टॉपिक कराए थे, 6 नंबर आपके वो हो गए, 18 नंबर ये हो गए। 4 वीडियो और डाली हुई हैं, जहाँ से आपके क्या है, ठीक है, 4 नंबर और डाली हुई हैं, जहाँ से आपके 22 नंबर हो गए। एक एक नंबर एक एक टॉपिक से, और एक एक टॉपिक से 2-2 नंबर पूछे जाते हैं,
ठीक है। तो आपके 25 नंबर का टारगेट रहेगा। 2-3 मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत और हैं, वो भी करा दूँगी। मेरा ये मैं जो आपको करा रही हूँ, करा तो आपको 30 नंबर के लिए रही हूँ, ठीक है। बट मैं 5 नंबर की गारंटी इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं होता भाई क्या पूछ ले, लेकिन 25 नंबर तो यहीं से पूछेगा। और आपके 30 भी बन जाए तो ये आपकी जो है किस्मत रहेगी। मैं तो सारा ही करा रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एस्टेट के, बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो आपके 2-3 चैप्टर और रह गए, टॉपिक और रह गए हैं, जैसे थॉर्नडाइक हो गया, पावलव हो गया, तो इनके सिद्धांत भी पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं एक वीडियो में डाल दूँगी। तो ज़रूर वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है जो वीडियोस आएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए, अब भी लगभग देखो 1 से 1.5 घंटा हो गया है। तो वीडियो को ज़रूर चाहे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।